ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। क्लास नंबर 5 है आज। मैं तो नहीं मानता, तो 5 मानना ही। मैंने चारों क्लास ऐसे रिकॉर्ड कर रखी हुई, डाल दूंगा मैं। प्रकाशिकी होगा तो यहाँ तो कहानी थोड़ा बदलेगी। समझ में आया बात? ये छुड़वाना में जो कुछ नहीं, छुड़वाता कुछ नहीं, याद रखना बात। ये एक भी चीजें छुड़वाने का, एक भी, क्योंकि मैंने पहले क्या रखा है, मैं क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने का। समझ में आया बात? ये कि जहां मुझे लग रहा है कि आने वाला, तो ध्यान से सुनना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट वाली क्लास में हमने समझा प्रकाश का अपवर्तन क्या हो। सब आए थे? सब मौजूद थे? हाँ ठीक, लगातार आना, क्योंकि इसके बाद पेचीदा होने वाला चैप्टर ही हो। समझ में आया बात? या पेचीदा का मतलब होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इसमें। अब भी नहीं समझ में आया? अरे मैंने कह रहा जो अगर आज एक क्लास मिस कर दी ना, तो अगले वाली समझ में आने की नहीं, चाहे कुछ कर लो, कितना ही दम लगा लो। समझ में आई बात? या ध्यान से सुन लेना। प्रकाशिकी लेक्चर नंबर हमारा 5 ही हो, क्लास प्रकाशिकी में हम लास्ट वाली क्लास में समझा प्रकाश का अपवर्तन क्या हो। प्रकाश का अपवर्तन हो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो, अपने मार्ग से विचलित जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं घबराओ नहीं, पेपर में क्या कहूँ सब बताऊँ मुझे, ये तुम्हें समझ में आने चाहिए। ऐसे समझ, जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD जरूरी हो ना, तो इस तरह फिजिक्स सीखने के लिए ना ये छोटी छोटी बातें, प्रकाश का परावर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन, दर्पण, गोल दर्पण, ये सब पता होना चाहिए। ये साधारण सी बातें। बात बताओ समझ में नहीं आई? तो अब हम क्या समझेंगे? अब ये समझेंगे कि जो प्रकाश का अपवर्तन हो ना, प्रकाश के अपवर्तन उसका जो नियम था, पहला नियम था उसका स्नेल का नियम, जिसे हम बोलते हैं स्नेल का। और स्नेल का नियम था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी, उसमें जो आपतन कोण की जया होगी उसका जो मान होगा, और जो अपवर्तन कोण की जया होगी उसका जो मान होगा, उन दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा, जो मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन लगाने का तरीका से अलग तरीके से बताया था। मैंने कहा जिस माध्यम प्रकाश की किरण जागी उस माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर रख देना, और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण नीचे आई उस माध्यम का अपवर्तनांक नीचे रख देना, और बराबर साइन आई बटे कितना जाएगा, साइन आर। इस तरह करके स्नेल का नियम लगाया जाएगा। समझ में आया बात? ये उसके बाद हमने माध्यम क्या हो, माध्यम दो प्रकार के हो, एक सघन माध्यम हो, एक विरल माध्यम हो। लास्ट वाली क्लास में सब बात करिए। एक सघन माध्यम हो, एक विरल माध्यम हो। सघन माध्यम हो जहाँ प्रकाश की किरण वो होले होले चलती हो, उसकी स्पीड कम हो, उसका लाइट की जो स्पीड हो कम हो, चाल उसकी कम हो। जहाँ प्रकाश की किरण तेज चलती है वो हमारा विरल माध्यम होगा। तो माध्यम दो हो हमारे। और उसके बाद हमने अपवर्तनांक की बात करी कि अपवर्तनांक क्या हो। अपवर्तनांक किसी माध्यम का भौतिक गुण हो जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता हो, निर्धारित करता हो, डिफाइन करता हो लाइट की स्पीड क्या है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। इस बात को डिफाइन करने के लिए इंडेक्स बनाया गया, उसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। समझ नहीं बात? या कुछ कुछ मैं वर्ड इंग्लिश का यूज करूंगा, और ये जो जैसे मैं माध्यम को कह रहा हूँ मीडियम, तो समझ जाना हाँ मीडियम का मतलब माध्यम होगा। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो समझ जाना अपवर्तनांक होगा। समझ में आया बात? या तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके बाद जो हो मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा, तो अपना लेवल बढ़ाऊंगा, तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल है कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं आप? आज बताओ क्या पढ़ाने वाले हैं? ठीक, तो आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं पहले अपवर्तनांक कौन कौन सा हो, ये है क्या बला, अपवर्तनांक क्या बला, थोड़ा अपवर्तनांक को थोड़ा डिफाइन कर दूं, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। समझ में आई बात है? एक जैसे बताऊं ना, वो पेपर में आने वाला, पेपर में नहीं आएगा तो बहुत काम आएगा। तुम लोग नहीं कह सकते हमें प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पता। समझ में आई बात? बैठे बैठे इतने उगल दोगे, जितना दूसरे वाले को लिख को पता होगा इतना तुम्हारे मुंह में होगा। समझ में आया बात? या यहाँ तो पढ़ने के बावजूद, तो समझ लो, ध्यान लगा, तो व्यक्ति के प्रभाव पड़ सामने कि पढ़ किस तरह है, उसका बहुत प्रभाव पड़, पढ़ा कौन रहा, समझा कौन रहा। समझ में आया? तो चलो, तो आज हम समझेंगे यार ये है क्या भला। जब हम लास्ट वाली क्लास में समझा था प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, एक बार मोटे मोटे करके देख लो। ध्यान ही झोंक कर रखियो, मैंने कहा अगर ध्यान फिसला ना तो चाटा फिसल जाएगा मैंने तुरंत। ध्यान से, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का टीएम का मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम है। जैसे आसान भाषा में समझो, यहाँ कांच की दीवार लगा रखी, एक बल्ब यहाँ लगा, प्रकाश किरण इधर तो उधर जा रही, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पारदर्शी माध्यम होगा। प्रकाश की किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में मूव कर रही, तो जाके ना, तो जो बाहर बंदा खड़ा होगा उसे बल्ब धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, यानी प्रकाश की किरण मुड़ कर जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोल लोगे। ये वायुमंडल के जो वायुमंडल के अंदर जो तारों ताने वाला जो प्रकाश हो, जब वो वायुमंडल तो हो गुजरा तो तारे टिमटिमाते दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे, क्षोभ मंडल से समताप मंडल दूसरे मंडल में, ऐसे अलग अलग मंडल में पहुंचेगी, तो अलग अलग माध्यम पहुंचेगी, तो प्रकाश की किरण है ना वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। समझ में आई बात? है वायुमंडल प्रकाश के पतन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। समझ में आई बात? है ठीक। और उसके बाद और प्रकाश के पतन की घटना को बहुत जगह देखा गया। प्रकाश के पतन की घटना को देखने के लिए मैंने तुम बताता, जो होती हो ना, नहाने वाली जो होती हो, वो अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठी दिखाई दे। तुम एक गिलास लेना, गिलास के अंदर एक सिक्का डालना 5 रुपए का, समझ आई बात? और साइड से देखना, अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठा दिखा देगा या मोटा दिखा देगा, लेकिन वास्तव में तुम देखेंगे मोटा ही नहीं हो। या फिर आसान भाषा में इस तरह एक्सपेरिमेंट करना, नहाते तो रोज ही होंगे या एक दिन छोड़ के दिन नहाते होंगे, आए समझ में, या कुछ ऐसे जो एक हफ्ते चिल्ला खींच कर रखते होंगे, जब भी नहाने जाओ
जब भी नहाने जाओगे ना तो जो टप होगा उसके अंदर मग्गा होगा, मग्गे को उसके अंदर डालना, डालोगे ना मग्गे को उसके अंदर डालने की कोशिश करोगे। जैसे मग्गे को उसके अंदर डालने की कोशिश करोगे तो मग्गा ना, और दूर से देखना साइड से मग्गा छोटा दिखा देगा। समझ नहीं बात। कभी कभी तुमने इसे देखा भी छोटा क्यों दिखाई दे रहा है, आए समझ में नहाते नहाते, और जल्दी बाहर आ जाना, नहीं तो घर वाले सोचते पता नहीं क्या कर रहा है। समझ में आया बात है? समझ में आई नहीं? तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते रहने चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा कोई गिलास लेना, एक कांच का गिलास लेना, सुनो, उस कांच के गिलास के अंदर ना, उस कांच के गिलास के अंदर कोई पेंसिल डाल देना। जैसे पेंसिल डालोगे ना साइड से देखोगे तिरछी दिखा देगी, लेकिन वास्तव में तिरछी नहीं होती बात, बहुत तिरछी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेंसिल के पास तो प्रकाश की किरणें चली और तुम्हारे वस्तु के पास तो प्रकाश की किरणें चलती है, और तुम्हारे मानव नेत्र उसके सबसे अंदर का भागो रेटिना उस तक पहुंचती है, मिलती है, तो वस्तु में ना तिरछी प्रतीत होती है। क्यों? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपने मार्ग से विचलित जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये समझा लास्ट वाले क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया हो। इतना ही नहीं, जो एक वो हो ना मछुआरे जब तालाब के अंदर झांकते हैं ना, झांकने के बाद देखते हैं तो उन्होंने मच्छी अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठी दिखाई देती है। उन्हें पहले यहाँ पो इसने पता क्या करते हैं, निशाना ना ऊपर नहीं लगाते, थोड़ा नीचे लगाते हैं निशाना। उन्हें पता मछली ऊपर नहीं है या नीचे है मछली। समझ में आया बात? या तो मछली पटेगा टेक्निक में प्रकाश के अपवर्तन का यूज करते हैं। मछली के पास तो प्रकाश की किरणें चली, और ये मानव नेत्र जो झांक कर देख रहा है, तारे जैसा मैन वर्सेस वाइल्ड, वो ऐसा चाहिए मछली, उसके पास तो प्रकाश की किरणें चली, अब जल तो बाहर वायु में जा रही है प्रकाश। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी। समझ में आई बात? या अपने मार्ग से विचलित होगी, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया बात? या घटना को भी जिक्र कर दिया, वैसे भी जिक्र कर दिया। इतनी बात बताओ समझेंगे, प्रकाश का अपवर्तन ही तो ठीक कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अगर ऐसा कहीं भी, ऐसा तुम अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह देख सकते हो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। ये इसलिए नहीं बनाई गई कि तुम उठाया पेपर में लिख दोगे, पेपर में नहीं आता हो। पेपर में तो 2-4 सवाल होगा, 1-2-4 चैप्टर पढ़ 2 सवाल आएंगे उसमें। तो पढ़ाई से ले रहा तो कि तुम समझ सको, आसपास यूनिवर्मेंट हो रहा, प्रकृति को समझ सको, नेचर को समझ सको, इसीलिए हो रहा है। लोगों को नहीं पता था पहले, न्यूटन तो पहले नहीं गिरा था सेब, न्यूटन तो पहले सेब नहीं गिर रहा था क्या? सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था। न्यूटन ने सोचा, दिमाग को जोर डाल रहा है, समझ पहली बार जोर डाल रहा है, क्यों गिरा नीचे। समझ में आया बात? या इसी तो कह रहा हूं मैं, घटना तो सारी चारों तरफ हो रही, जिनने पहली बार सोचा बस उसका ही खेल है। क्यों जी? सही बात है गलत बात है? अच्छा, तो सही है, साइंस है। और साइंस की खास बात हो एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट, झूठ नहीं बोलता, एब्सोल्यूट, निरपेक्ष। चले, मान लो सोर्स जहां तो प्रकाश की किरण आ रही, मछली के पास तो प्रकाश की किरण आ रही, ऐसा मान लो, टकराई, इस पर जाकर टकराई, जल की परत पर जाकर टकराई, ऐसा करके, और यहाँ एक तुरंत सीधी रेखा बनानी पड़े, इसका नाम हो नॉर्मल। नॉर्मल याद रहेगी बात? या इसका अलग मीडियम होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक ये अलग मीडियम होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 होगा, इसका कितना होगा n2 होगा, जिसमें जा रही प्रकाश की किरण। ऐसा मान लो, क्या दिक्कत हो रही, डोंट वरी। उसके बाद प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए सीधी, गई नहीं वहां। मान लो अंदर सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना तो विलंब से दूर हट जाती है, दूर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाती है तो विलंब से क्या हट जाती है, ऐसे जाएगी, फार हो जाएगी। ये नॉर्मल है ना, उससे फार हो जाएगी, दूर हो जाएगी उससे। अच्छा, ये नॉर्मल हमारा, याद रखनी सब बातें। पेपर में क्या आगा मैं इतनी बार रटाऊंगा, कितनी बार रटाऊंगा, याद रखोगे तुम, मुझे सब पता क्या आने वाला, डोंट वरी। मैं चाहता हूँ कुछ घटनाएं जिक्र करूं, समझ में, ताकि तुम जीवन में न भूल लो। पेपर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टिक लगाएगा तो आगे तो बढ़ जाओगे। कि तालाब की तली ऊपर उठी दिखाई दे रही, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश का अपवर्तन समझा रखा भाई, किसी किताब की जरूरत नहीं है। समझ नहीं बात है? अमेरिका के अंदर पढ़ाई हो, 7 दिन की पढ़ाई हो, 3 दिन बच्चे ने बिना किताब के जाओ, बिना किताब पर बैठ के, इक्का बैठे ही कर, तुम हाथ देकर बैठे हुए, 3 दिन बिना किताब की पढ़ाई हो, और यहाँ 7 के 7 दिन झोला लेकर जाएंगे। समझ में आई बात? या और 7 के 7 दिन, 7 के 7 दिन ही करेगा, ये काटा मंगना है स्कूल में, तो कहां तक विकास हो जाए। याद रही बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। उसके बाद ये अपवर्तन कोण होगा हमारा, ये अपवर्तन कोण होगा, और ये बताया गया था स्नेल का नियम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर, और जिसमें आई उसका अपवर्तनांक नीचे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऊपर साइन आई, अब बटे में कितना साइन आ, यहाँ हमारा पेंच फंस गया था लास्ट वाली क्लास में। समझ गए बात? यहाँ फंस गया था हमारे पेंच, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए थे। ठीक, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखो तुम्हारी बुद्धि हिलाने वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, भूल मत जाना गुजरा जमाना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जरा मुझे एक बात बताओ, ये आई है आपतन कोण, अगर आपतन कोण का मान मैं घटा दूं, घटाने का मतलब कम कर दूं, तो इस वाले मान में फर्क पड़ेगा। देख, अब दिमाग को जोड़ने डालना चाहते हैं, बस सिंपल परिभाषा याद करवा देना।
अगर मैं आई का मान घटाऊं, कम कर दूं, तो कम कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? या प्रकाश किरण नीचे को जाएगी ऊपर को जाएगी? पड़ेगा ही पड़ेगा। आई का मान बढ़ाएंगे और आर का मान ही बढ़ जाएगा। अगर आई का मान घटाएंगे ना तो आर का मान भी घट जाएगा। रूल है तो साफ सिंपल सा रूल है, चित्र से देखने पर पता लग रहा है, समझ गए? ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। अच्छा ये बताओ, ये N1 है, ये N2 है, मान लो सघन माध्यम है। सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम, इसे बोलते हैं रेयर मीडियम। अच्छा, डेंसर जो मीडियम हो ना, उसका जो अपर्तनांक हो, जो सघन माध्यम उसका अपर्तनांक हमेशा ज्यादा हो, और विरल माध्यम जो हो ना उसका अपर्तनांक हमेशा कम हो। जैसे वायु हो, उसका अपर्तनांक हमेशा कम होगा, 1 हो वायु का अपर्तनांक, और इसका हमेशा ज्यादा होगा। जिस जल का अपर्तनांक 1.336 हो तो ज्यादा होगा उसका, जो सघन माध्यम होगा उसका अपर्तनांक ज्यादा होगा, और सघन माध्यम में जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा वहां प्रकाश की चाल कम होगी। ये बात सब दिमाग में 24 घंटे पढ़नी होनी चाहिए, लिखनी नहीं है, वैसे ही पता होना चाहिए कि सघन माध्यम में अपर्तनांक ज्यादा होगा, और अपर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी। समझ गए? ये लास्ट वाली क्लास में सब बताया गया था। अब ये N1 बटे N2 है, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। ये N1 है और ये क्या है N2। अगर N1 N2 का मान कम हो और N1 का मान ज्यादा हो, N2 का मान क्या हो? कम। N2 का मान कम ही होगा क्योंकि सघन माध्यम है, आज विरल माध्यम है, इसका मान ज्यादा ही होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, इधर सघन माध्यम कर दूं, इधर विरल माध्यम कर दूं, तो अगर N2 बटे N1 है, जो N2 बटे N1 है, अच्छा N2 का मान ज्यादा हो और N1 का मान कम हो, तो मान 1 से बड़ा होगा छोटा होगा? इतना सा मैथमेटिक्स कक्षा 7 का। N2 बटे N1, इस मतलब N1 का मान ज्यादा, N2 का मान ज्यादा हो, N1 का मान कम हो। चलो रख कर देख लो ना, यहाँ लिखा हुआ 8, N1 का मान कम रख लो, यहाँ लिखा हुआ 2, 2 चौक 8, 1 से ज्यादा है कमाया, 1 से ज्यादा है कमाया। अब मैं N2 का मान कम करूंगा और N1 का मान 1 कम रखूंगा, तो 1 से ज्यादा है कमागा है, 1 से ज्यादा है कमागा। ध्यान, अब देखो मैं N2 बेटे 12वीं या, समझ में आया बात? यार तो टाइम पास नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही है। N2 बटे N1, मैं N2 का मान तो रख रहा हूं कम कम, उसके बाद चलो कम रखने का मतलब 1 ही रख दो चलो, और N1 का मान रख दिया मैंने 2, तो N2 का मान कितना रखा है? 1 बटे 2 कट कितना है? 5, 0.5, कम नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा? जो N2 बटे N1 उसमें जो अगर N2 का मान ज्यादा हो और N1 का मान कम हो, तो जो मान आवा ना जो 1 से कम हो, 1 से ज्यादा हो। अगर ऐसा हो कि प्रकाश की किरण अगर इस माध्यम में जा रही है, N1 का मान तो कम हो, N2 का मान तो कम हो और N1 का मान ज्यादा हो, आया समझो, तो फिर 1 से कम हो। ये बात याद रहेगी बात है। अब मेरी बात सुनना, ध्यान लगा दो। N2 का मान बड़ा कंफ्यूजन है, आराम आराम से क्लियर करूंगा। N2 है, N2 एक का बच्चों खड़ा करूंगा, बच्चों क्या बताया आपने? अगर N2 का मान ज्यादा होगा और N1 का मान कम होगा, N2 का मान ज्यादा होगा और N1 का मान कम होगा, तो तुम क्या क्या निष्कर्ष निकाल लोगे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है? अच्छा, कैसे देख कर पहचानोगे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है? तो जिस माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, आए समझ, अगर N2 बटे N1 उसका मान 1 से ज्यादा हुआ, क्या हुआ? 1 से ज्यादा। N2 बटे N2 बटे क्या है? N1, उसका मान किससे ज्यादा हुआ? 1 से ज्यादा हुआ। अब थोड़ा दिमाग को जोड़ डालो, N2 का मान ज्यादा, N2 का मान ज्यादा, N2 का मान ज्यादा, अच्छा, और N1 का मान क्या है? कम 1 से। तो एक पता क्या होगा? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसका ही मतलब है। N2 बटे N1 का मान अगर 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। समझ में आई बात है? क्यों? कि N2 का मान हमने ले लिया 8 और इसका मान ले लिया कितना? 2, अब काटने कितना बैठेगा? 4, और 4 1 से ज्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब? अब ऐसा कब हो सके? ऐसा जब हो सके N2 का मान ज्यादा कब हो सके? ज्यादा जब हो सके जो सघन माध्यम हो, और ये ऊपर वाला माध्यम रखना जिसमें प्रकाश नहीं जाएगी, और नीचे वाला माध्यम रखना जिसमें आई निकलेगा। अगर N2 बटे N1 का मान 1 से ज्यादा हो ना, इसका ये मतलब प्रकाश की किरण ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, प्रकाश की किरण ना डेंसर मीडियम से जा रही, मूव कर रही रेयर मीडियम में। इतनी बात समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। अगर N2 बटे N1 है हो, N2 बटे N1 है हो, इसका मान अगर 1 से कम हो ना, तो इसका मतलब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से ना डेंसर मीडियम में जा रही, ये समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। समझ गए? अगर N2 बटे N1 का मान 1 से ज्यादा तो प्रकाश की किरण कहां जा रही? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगर N2 बटे N1 का मान 1 से कम तो प्रकाश की किरण कहां जा रही? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है? ये बात सबको बुझा रही नहीं बुझा रही है? अगर N2 बटे N1 का मान 1 से ज्यादा 1 से कम हो तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही, अगर सघन से फिर कहां जा रही? विरल में जा रही। कोई दिक्कत है यहां तक? इतना बता दो, हल्का हल्का समझ में आया नहीं है? ठीक।
ये नहीं पूछना है को पूछ रहा N2/N1 ठीक ज्यादा हो किस तरह ध्यान रखना अच्छे तरीके से N2/N1 का मान ज्यादा है x तो N2/N1 इसकी जगह हम एक रख देंगे इसकी जगह रखो N2/N1 का मान कितना एक इसकी जगह एक रखो यहाँ एक रख दो यहाँ तो कितना बैठेगा एक और एक ज्यादा है पता किससे ज्यादा साइन आई बटे साइन आर कोई दिक्कत है इसी गुणा से मैं कर दो जिसके बटे उसके बटे में एक कक्षा 11 के छठे चैप्टर में इसका गुणा कर दो इसके इसमें गुणा कर दो साइन आर बराबर में बराबर की बड़े का काम कर रहा हो ग्रेटर ध्यान है चिड़िया का मुंह उधर साइन इससे काट दो आइए ना यहाँ आई आ जाएगा अच्छा आर ग्रेटर देन क्या है आई आर का मान ज्यादा आई का मान कम आर का मान ज्यादा नहीं आया आई का मान क्या है आर का मान ज्यादा आई का मान क्या है कम अच्छा जब आर का मान ज्यादा हो और आई का मान कम हो तो बताओ प्रकाशीय किरण कहां से कहां जा रही है सोच लो मैंने कहा था N2/N1 का मान अगर एक से ज्यादा हो N2/N1 तो प्रकाशीय किरण कहां जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है दो माध्यम दो तरीके बताए मैंने तुम्हें देखो आई का मान आर का मान ज्यादा हो तो आर का मान ज्यादा हो रहा है और आई का मान क्या हो रहा है कम आर का मान ज्यादा होने का मतलब दूर नहीं हट रही आर का मान इसका क्या मतलब दूर नहीं हट रही प्रकाश किरण समझ में आ रही आर की प्रकाश किरण दूर नहीं हट रही क्या और दूर हटने का क्या मतलब है दूर हटने का मतलब तो विलंब से दूर जा रही होगी और विलंब से दूर कब जागी विलंब से दूर तभी जागी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जागी यह कंडीशन फॉलो हो रही बेटे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स होनी है जो बच्चों वाला ऐसी तैसी कर दो इतना सा हल्का चाहिए क्योंकि दिमाग का बड़ा जोर और डालना चाहते लोग समझ में आया बात क्या तुम्हें याद सारा रिजल्ट तक याद रखना अभी ये सारा लोचा भूल जाओ अभी याद रखना कि अगर N2/N1 का मान एक से ज्यादा होगा तो इसका ही मतलब होगा प्रकाश किरण आर का मान फिर आई से ज्यादा होगा जब आर का मान आई से ज्यादा होगा तो ऐसा तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ये सूत्र भी यही बात बता रहे हैं पेपर में तो कुछ नहीं आने का आया समझ में ठीक जो बड़े बड़े पेपर है ना जैसे नीट का एग्जाम दे रहे हो तुम दूसरे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे वहां इस तरह करके टारगेट करके पूछो N2/N1 का मान ज्यादा हो तो भाई किसी ने पढ़ाया ही नहीं तुम्हें ऐसा काम करता नहीं जो घर जाकर बताओ दूसरा अगर इसी चीज को मैं ऐसा बदल दूं दूसरा तरीका इस चीज को ऐसे बदल दूं यहाँ N1 और सॉरी N2 यहाँ और यहाँ क्या है N1 आया समझ इसका मान कम हो 1 से अगर इसका मान 1 से कम होगा अगर कम होने का क्या मतलब होगा यहाँ लिखा है कम ऐसे ऐसे बैठेगा एक लिखा है यहाँ ग्रेटर ये लेस देन लगा दिया ऐसा साइन आई अपॉन साइन आर इसी गुणा कर दो क्या बैठेगा साइन आर लेस देन साइन आई साइन से क्या घट जाएगा आर का मान किससे कम आया आई से तो किसका मान ज्यादा आई का जब आई का मान ज्यादा किसका मान कम हो जब आई का मान ज्यादा हो और आर का मान कम हो आई का मान ज्यादा हो आर का मान तो प्रकाश किरण कौन से माध्यम में जा रही है अब सघन में जा रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव कर रही रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो बताओ जो राइट है ना वह कहाँ मूव कर रही रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई कोई बात दिक्कत नहीं है सवाल नहीं पूछने का बोर्ड में नहीं पूछने का ठीक है थोड़ा लेवल हार्ड है समझ में डिस्कस कर दिया तो प्रकाशीय किरण तो अब मैं तुमसे यहाँ तो 2 रिजल्ट निकल गए जब किसी सवाल में आर का मान ज्यादा हो और आई का मान कम हो तो समझ जाओ प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया समझ में तो तुम्हें एक ही बात जरूर याद रखनी कि जो प्रकाशीय किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओ ना तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो और आपतन कोण का मान कम हो आपतन कोण का मान कम होगा अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा हमेशा बात याद रखनी है दूसरे नंबर पर अब ऐसा रखो अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो विलंब की ओर झुक नहीं जाएगी तो आर का तो मान कम होगा और आई का मान ज्यादा होगा आई का मान ज्यादा होगा आर का मान कम होगा इतनी ही बात याद रखनी और यह बात मैंने तुम साधारण तरीके से बता रखी है बस मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूव करिए बात यह समझ में बात है यह बात बताई मैंने तुम्हें कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओ तो दूर क्यों हट जा और जब सघन में जाओ तो पास क्यों आओ जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी और जब विरल से सघन में जाएगी तो पास क्यों आगी ये बात मैंने यहाँ प्रूव करी इतनी बात समझाकर पेपर में कोई सवाल नहीं आने का इसमें ठीक है लेकिन कंपटीशन में छोड़ने का नहीं समझ में आ बात है अब आगे चलते हैं लिखने नहीं दे रहे आप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कोई दिक्कत ठीक एक हो वेवलेंथ जानते हो वेवलेंथ क्या हो वेवलेंथ सुना नाम किसे तरंग नजरिया सुना क्या हो तरंग नजरिया तरंग नजरिया क्या हो
तरंग नजरिए क्या हो? चित है कोई? मैंने सिर्फ पूछा तरंग नजरिए क्या हो। पता नहीं किसी को तरंग नजरिए क्या हो, सच में नहीं पता। क्यों पढ़े थे यार? तू रात दिन स्कूल में जा फिर भी पता? सच में नहीं पता? क्यों पता होगा? पता नहीं, ऐसे थोड़ा टॉप करा जा। टॉप करने के घर बहुत दूर हो बेटे, एक चीज पीछे से कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए। कॉपी पड़ेगा 10वीं की, ठीक है? देखो यहाँ तो सुनना, प्रकाश से चलो, मैं नहीं कह रहा, न्यूटन ने बताई थी ये बात, 1700 के आसपास बताई उसने बात। सिद्धांत दिया वगैरह प्रकाश से चलो। दूसरा साइंटिस्ट वगैरह बेवकूफ होगा तू, हम दिखना चुपचाप सीधा नहीं आ रहा है। इसके पीछे समझ, इसके पीछे का तर्क समझ, तब तर्क। और तुम बता, जब एक वस्तु के स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के लेके जाना कार्य करना पड़ा, एक छोटी सी बात पूछता हूँ तुमसे, प्रत्येक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो? जरा मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ पर लेके खड़ा हुआ तो काम तो कर रहा है ना, मैं ऊर्जा लग रही होगी, कार्य है नहीं है? कितने बच्चे कह रहे कार्य है? हाथ खड़ा करो जो नहीं कह रहे कार्य है। ऊर्जा तो लग रही है ना, और ऊर्जा ये क्या प्रकार का? ये पढ़ा था मैं ऐसा, विज्ञान में से कार्य नहीं मानते, समझ में आई बात? विज्ञान में से कार्य नहीं मानते। विज्ञान को खुद का मानना कि जब तक एक वस्तु जब तक विस्थापित नहीं होने की, अपना स्थान नहीं छोड़ने की, बात दुनिया को लगा काम कर रहा है, चाहे ईंट कितनी ढोकर लेकर, कितने सिर पर लेकर, कितने बड़ी गाड़ी में खड़े रहो, वो कार्य नहीं है विज्ञान के हिसाब से। दुनिया की नजरों में कार्य है वो, विज्ञान के हिसाब से कार्य नहीं है वो। आया समझ में? कार्य करा है क्योंकि हिल ही नहीं अपने स्थान पर। विज्ञान कहता है जब तक एक वस्तु अपने स्थान से बल लगाने पर वह विस्थापित नहीं हो जाती, कहीं और नहीं चली जाती, तब तक कार्य नहीं है वो। आया समझ में? और तुम्हारे घर वाले नजरों में कार्य है, ले खड़े रहो सिर पर खड़े कर, कोई कार्य नहीं है, विज्ञान की नजरों में कार्य नहीं है। समझ में आई बात है? तो विज्ञान का हिसाब भी उल्टा। समझ में आया बात है? तो तरंग दैर्ध्य क्या हो, अगर समझना चाहते हो तुम, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो क्या हो। तो विज्ञान, न्यूटन ने बताया प्रकाश ऐसे तरंगों के रूप में आगे बढ़ता। मैक्सवेल ने भी यही बात बताई थी, लोडने बैठे थे मैक्सवेल। सुन लो ध्यान दो अच्छे तरीके से, जो तरंग दैर्ध्य क्या बीमारी है, तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश चले ना, ऐसे वेव के रूप में ऐसे चले, वेव तरंग के रूप में, वेव का मतलब तरंग हो हिंदी में, तरंग के रूप में ऐसे बढ़ता। उन दो तरंग होने, दो तरंग के जो शीर्ष बिंदु हो, उनकी जो बीच की दूरी हो, वही हो तरंग दैर्ध्य। मैंने कहा दूरी तरंग दैर्ध्य, हाँ नु कह रहा बहुत कम दूरी हो, न्यूनतम दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ जो कह रहा जो बहुत कम दूरी हो ना, वही तरंग दैर्ध्य हो। मैंने कहा ऐसे नहीं ले सकते, नु कह रहा ना यही तो, इससे तो बचना। नु कह रहा जो दो तरंगों के जो शीर्ष बिंदु हो, उनकी जो बीच की दूरी, वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में बताओ तरंग दैर्ध्य क्या हो। थोड़ा टाइम दो, जब पृथ्वी के बारे में बताता हूँ ना, तब बताऊंगा तरंग दैर्ध्य क्या हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे समझ तो पढ़ो तो फायदा क्या पढ़ाई का? सारा खेल तो समझने का ही आए, समझ नहीं समझ पढ़ो तो करोगे क्या इसका पढ़ाई का? प्रचार डाल लोगे इसका। समझ? किसी महान कलाकार ने कहा 244 लेके 240 लेके खुश हो जाओ, तू 440 लेके जी ले, मुझे 240 ही बहुत है, नॉलेज पूरी में बैठा हुआ क्लास में भाई जी की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ रखा है। समझ में आया बात? यार तू 440 लेके खुश हो जा, मुझे 240 ही बहुत है। समझ ये बात? यार मुझे तेरे 440 नहीं चाहिए नकल मार मार कर लेकर आए, मुझे इतनी नॉलेज है, मैंने सुन रखा भाई जी को बैठ कर, मुझे सब पता तुम हो क्या रहा। समझ में आया बात? यार तो 240 पे खुश रहो, 440 का कोई फायदा नहीं है। 440 वाले मेरे पास बहुत फिर रहे। समझ में आया बात? यार ऐसा दिखा दूं जो खेतों में कुर्बा चलाता फिर रहा है, तो किसी काम नींद आ रही है? शायरी सुनाऊंगा अभी, शायरी सुनाऊंगा बराबर। चले, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना। देखो
अब इंडेक्स क्या हो, यहाँ से नोट करना, आज यहाँ से नोट करना, अभी नहीं। इंडेक्स क्या हो, अपवर्तनांक। कौन सी नाक, जाट पंचम की नाक नहीं है अपवर्तनांक। ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मूव कर रही, ये सोर्स होगा प्रकाश की किरण का, सोर्स। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि कोई मेरे को पिटने वाला है तेरे को, पता नहीं क्यों ऐसा रहा, कोई ध्यान नहीं लगा रहा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा ना अभी। प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जागी तो विचलित होगी, क्या तो पास आ गई, दूर हट गई। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो भाग जाएगी, दूर हट जाएगी, तो मतलब हो बस ठीक है, भाग्य। ये अपतन कोण, ये उपरतन कोण, ये ऊपर डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। अगर ऐसा जो सिस्टम हुआ, अगर ऊपर तो रेड मीडियम हुआ, नीचे डेंसर मीडियम हुआ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके तक, यहाँ से कोई सोर्स प्रकाश की किरण आई, टकराई, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ऐसे विलंब की ओर झुक जाएगी वह, जानी तो चाहिए ऐसा प्रेम होगा से विलंब से, ये नॉर्मल हमारा, ये क्या है अपतन कोण हमारा, ये क्या है हमारा अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण। समझ में आया बात? ठीक। जो अपवर्तनांक हो ना, अपवर्तनांक किसी माध्यम का हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, फोकस पर लगाकर। जो अपवर्तनांक दो प्रकार का हो, अपवर्तनांक पहली बात तो दो प्रकार का हो। अपवर्तनांक की बताओगा तुम, किसी माध्यम प्रकाश की चाल कितनी तेज चल रही, कितनी कम चल रही। अपवर्तनांक दो हो हमारे, एक तो हो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्त इसे बोलते हैं हम, रिफ्लेक्ट इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स। दूसरा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका बहुत काम है, सापेक्ष अपवर्तनांक, याद रही बात। या इसे बोलते सापेक्ष अपवर्तनांक को बोलते रिफ्लेक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेलिंग मेरे से पूछ लेना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक। अब मैं समझा रहा हूँ, पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो, फिर समझा रहा हूँ सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो। आज नोट चिंते बनना, आज समझ में, ये तो मेरे पहले पीछे समझा रखा है, तो नोट्स में हिंदी में आउट करना, ये सब लिखना। अपवर्तनांक क्या हो, अपवर्तनांक ही तो जो प्रकाश की चाल के बारे में क्या देगा, जानकारी देगा। इसके बाद अंदर तीर का चिन्ह खींच कैसे लिखेंगे, यहाँ प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है, शॉर्टकट नोट्स बनाएंगे। समझ में आया बात? या ज्यादा चीज अच्छी तरह वो लिखेंगे जो पेपर में आएगा, समझ, बाकी सब समझते चलेंगे, ठीक। उसके बाद अब निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बला हो। अब मैंने कहा कोई चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक हो चाहे सापेक्ष अपवर्तनांक हो, हमेशा होगा माध्यम का ही। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर सूत्र C अपॉन ये सूत्र काम का तुम्हारे अभी इस पे न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं, समझ में आई बात है। n बराबर C अपॉन V, तो n बराबर C अपॉन जो V है, C का मतलब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रहेगी बात। क्या और V का मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना हो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो ना, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो ना, तो अपवर्तनांक कम होगा। समझ में आया? यो ज्यादा तो यो कम, यो ज्यादा। V का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, याद रहेगी बात। या माध्यम प्रकाश की चाल, कोई न कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो, आसान बात में ऐसे बोल लेंगे कि जो है ना कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक हो वो प्रकाश की, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात के बराबर हो, कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो ना वो वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक हो। चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, छोटी सी परिभाषा, पेपर में नहीं पूछी जाने की। समझ में आया बात? क्या ठीक, तो सूत्र याद रहेगा, n बराबर C अपॉन V, n बराबर C अपॉन, इधर आ जाओ, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो। अब मामला स्टार्ट होगा, ध्यान से। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है ना, जिस माध्यम प्रकाश की किरण जा रही है वहां लिखेंगे, जिस माध्यम से जा रही वहां एक ऊपर लिखेंगे, और जिस माध्यम में जा रही है उसे नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n1, और जिसमें जा रही है उसे नीचे लिखेंगे। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे बोल लेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, जिसमें जा रही है ना उसे नीचे लिखेंगे, बस इतनी बात याद रखेंगे। और जिसमें से आई ना उसे ऊपर लिखेंगे, जैसे वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही तो वायु तो लिखेंगे ऊपर और कांच लिखेंगे नीचे। और वायु के नाम का लिख दें ए का मतलब वो एयर का पहला अक्षर उठा ले ए, तो यहाँ लिख देंगे ए। मैं यहाँ लिख देना जी का मतलब ग्लांस का मतलब वो कांच में जा रही है। समझ गए बात? या
तो इसे बोले सापेक्ष अपर्तनांक। अच्छा ये बताओ, प्रकाश की चाल इस माध्यम में अलग होगी, जो प्रकाश की किरण उसकी जो चाल होगी इस माध्यम में अलग होगी, इस माध्यम में अलग होगी। हम ऐसा मान के चलते हैं इस माध्यम में होगी v1। v1 का मतलब चाल होगी, स्पीड है, वेलोसिटी है, वेग है, वेग चाल है की मतलब वो, तो उसकी जो चाल होगी वह v1 होगी, और इस माध्यम में कुछ अलग होगी, वह जितनी होगी उसमें मान लिया v2। अलग होने का मतलब v2, तो उस v1 का मान ऊपर रख देंगे और v2 का मान नीचे रख देंगे, तो हमारा 1 and 2 का मान निकल जाएगा। इसे बोल लेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। आ ले तुम्हारे पास में, मैं पूछूंगा क्या क्या करना, किस तरह करना चाहिए तो बता दो। वैसे ही समझ में आया नहीं बात? अभी गिर गई है। पकौड़ी, अच्छा पकौड़ी चाहिए, पकौड़ी चाहिए किसी को है? समोसे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी चाहिए, ऊपर रख दोगे, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल बतानी चाहिए, नीचे रख दोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकल जाएगा। इसे बोलते हैं सापेक्ष अपर्तनांक। अब लिखो क्या इसमें लिखोगे, जब प्रकाश की किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। स्वाहा। अपर्तनांक ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती, मात्रक नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापोगे, इसे मीटर पर, तो मीटर प्रति सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड कट नहीं जाएगा, तो एक प्रकार का नंबर हो। आए समझ? जितना नंबर ज्यादा होगा किसी माध्यम का तो बता देगा प्रकाश होले होले चल रहा है, अगर इतना नंबर ही कम होगा बताएगा प्रकाश बहुत तेज चल रहा है। जैसे वायु का अपर्तनांक कितना हो 1, वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो, और वैक्यूम में प्रकाश, वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहाँ ग्रेविटी ही ना हो वहीं प्रकाश की चाल बहुत तेज होगी। तो प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल दुनिया में सबसे ज्यादा हो। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगा, 8 मिनट इतनी तेज हो, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और आसान भाषा में तुम इसे समझाओ ना, तो भारत के अंदर सबसे बड़ा यंत्र है, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा यंत्र है, अगर हम सूर्य के पास जाना शुरू कर दें ना तो सूर्य के पास जाने में 60 साल लग जाएंगे, इतनी दूर है सूर्य, इतनी दूरी है। अब प्रकाश को इस दूरी को तय करने में 8 मिनट लगे, 60 साल, समझ गए? 60 साल लगे। इंसान की उम्र कितनी? 60 साल की। पैदा होते बैठा तो प्लेन में, दाई को बोल दो यान में डाल देगी तुम पीछे ही, ऐसा हो जाना, चले जाओ और धीरे धीरे वहीं बड़े हो जाओगे। 555 गुंटी पोलियो सब लेके जाइए, तो जाना ही क्यों? समझ में आया? लेकिन मनुष्य पे विश्वास है कि जरूर ऐसा कोई यंत्र बनाएगा तो इस दूरी को बहुत जल्दी कम समय में तय कर देगा, क्योंकि मनुष्य ने जहां भी अगर अपना हाथ दे दिया ना मनुष्य ने, तो मान जाओ उसको विजय प्राप्त करी इसने। समझ गया? इसका मतलब समझते हो? अरे यार हरियाणवी भाषा में ऐसे ही बोलती है, हस्तक्षेप करना, यहाँ मनुष्य ने सोच लिया ना वो करके दिखाया इसने। समझ नहीं बात? भले पर्यावरण को नुकसान कर दिया। तो निरपेक्ष अपर्तनांक और सापेक्ष अपर्तनांक बता दोगे? तो निरपेक्ष अपर्तनांक ये एब्सोल्यूट इंडेक्स, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी ना तो उसका अपर्तनांक क्या होगा? कम। अगर अपर्तनांक चाल कम होगी तो अपर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। दो मेरे माध्यम x माध्यम y, माध्यम x का अपर्तनांक 3, माध्यम y का अपर्तनांक 2, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, x में y में? ये सवाल ही भूल गए। इतना दिमाग होता तो यहाँ होते। सुनो, एक माध्यम x, एक y, माध्यम x का अपर्तनांक 2, माध्यम y का अपर्तनांक 3, कौन से प्रकाश की चाल है? घुस गई दिमाग में बात? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में, समझ बात? झेल ले जाओगे ना? अरे झेल लोगे? ठीक है, समझ में आया बात? या झेल नहीं तो सवाल ही तो है यार, ये भाव नहीं समझ। निरपेक्ष अपर्तनांक समझ में आया? सापेक्ष अपर्तनांक समझ में आया? सापेक्ष अपर्तनांक का ये सूत्र लिखना। अच्छा, सापेक्ष अपर्तनांक की एक और बला सुनो, इसे मैं सब लिख सकते हैं, कुछ जगह लिखा हुआ है ANG, इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच अपर्तनांक, यहाँ लिखना वायु के सापेक्ष, पढ़ना सीख लो सर। अगर मैंने लिख दिया ना GNA गन्ने, आया समझ में? कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, याद रहेगी बात? गंजनिया गन्ने। अगर मैंने लिख दिया ना ANW, W का मतलब वाटर, जल, मम नीर पानी हो, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, यानी प्रकाश किरण वायु तो जल में जा रही, समझ में आई बात? या अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना WNL, इसका मतलब वाटर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक, हिंदी बोलना भाई प्लीज। लिक्विड का मतलब द्रव, वाटर का मतलब जल,
जल के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक, इसमें अपना पंथा लगा है। वाटर के सापेक्ष, वाटर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का इंडेक्स, लिक्विड का इंडेक्स, तो वाटर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का इंडेक्स हो, जल के सापेक्ष में द्रव का अपर्तनांक। ये ऐसे वर्ड इसलिए बोलूं तुम्हारे, ताकि तुम्हारे याद हो जाए बार बार। समझ नहीं बात? नहीं तो मुझे इंग्लिश से होता ना पड़ा, समझ में आया? लेकिन ना वो सब कुछ, अगर मुझे इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट देना पढ़ने को आए समझ में, तो उसे तुरंत देसी भाषा में पढ़ूं। मैंने कहा यो कह रहा है वो, समझ में आया बात? है मेरे तो परेशान है मास्टर पूरे के पूरे। मैंने कहा चीज जो कुछ समझ नहीं है मैं क्या करूं, खेल क्या है सारा समझने का, जब कोई सी भाषा में समझो। अब बताओ तुम एक तमिलनाडु का कोई बच्चा, उसे कहने लगो तेलुगु छोड़कर हिंदी बोल लगा, कितना कठिन होगा। तुम्हें कैसे अपनी भाषा को छोड़ दूं? आज जिसने मुझे सब चीज सिखाया, रोटी तो वही दे रही ना हमारी भाषा ही में, ऐसी किया जाता है, भागा नहीं आता, ऐसा कर दिया, ले जो करना कर। खेल खत्म। जब चीजें अपनी भाषा में समझ में आ रही तो दिक्कत क्या है? अच्छा डब्ल्यू, चलो जो बताओ, जल के सापेक्ष द्रव का, याद रहेगी बात क्या? वायु के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष वायु का, और यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। अच्छा ये बताओ एल एन डब्ल्यू, बताओ क्या मतलब इसका? एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड पढ़ी नहीं, लिक्विड, द्रव के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। याद रहेगी बात क्या? द्रव के सापेक्ष। अच्छा इनका सबका मतलब लिखना है, नीचे डालेगा। समझ में आया? सापेक्ष अपर्तनांक समझ में आया? अब सवाल में पूछ रहा हूँ, सापेक्ष अपर्तनांक और निरपेक्ष अपर्तनांक में अंतर क्या है? ठीक, ये परिभाषा रटे, परिभाषा का शौक होगा ना याद करने का। इसमें अंतर क्या है? इसमें तुम्हें नहीं पता लगा था प्रकाशीय किरण कहां से कहां जा रही है, इसमें पता लग रहा है प्रकाशीय किरण कहां जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, जल से कांच में जा रही, कांच से वायु, इसमें पता लग रहा है। ये निरपेक्ष एब्सोल्यूट, ये उस कांच इसमें गई, ये उस कांच इसमें गई, इसमें पता लग रहा है कहां से आई कहां गई। ये अंतर, अंतर तुम्हारे सामने दिखाई नहीं दे रहा। कुछ चीज ऐसे सामने दिखाई नहीं देती, ऐसे समझना। ऐसे किसी कौन बोल रहा है, ऐसे गर्लफ्रेंड बोल रहा है, सब चीज तेरे सामने फिर भी दिखाई नहीं दे रही। और बात भर गया। चल बोलोगे सर, उसे नोट करो, यहाँ तो नोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। विभिन्न माध्यमों के लिए अपर्तनांक कैसे निकाल लो, इतना तो समझ में आया? कैसे कैसे बोल लोगे यहाँ तक? कोई यूज नहीं होने का 12वीं क्लास में सिर्फ यूज होंगे, याद नहीं करने हैं, पता होना चाहिए सूत्र। सापेक्ष अपर्तनांक समझ में आया? अपर्तनांक ये बेटे जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देगा तुम्हें। अब जो समझाने जा रहा हूँ गौर से, पूरा गौर लगाओ, ध्यान से अच्छे तरीके से देखो। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो सूत्र हो v1/v2, समीकरण एक मान लो। बराबर जिसमें समीकरण बोलते हैं, जिसमें बराबर हो ना उसे समीकरण बोलते हैं। 1 and 2 बराबर v1/v2। प्रकाश की किरण, इसका मतलब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। अगर मैं हिसाब उल्टा कर दूं, दूसरे से पहले में जा रही, तो फिर क्या लिखोगे वहां, बताओ क्या लिखोगे आप? 2n1, इसका मतलब दूसरे से पहले में गई, तो फिर यहाँ v2/v1। सही बात है गलत बात है? सही है। समीकरण एक की समीकरण दो में गुणा कर लो, एक रिजल्ट निकल का आएगा। यहाँ तक रिजल्ट जो निकल का, परिणाम निकल का आएगा, वो सूत्र हमारे काम का होगा। पेपर में आ गया नहीं आने का, अच्छा जो निकल का आएगा वो काम का, हाँ वो काम का। ध्यान से, समीकरण एक गुणा समीकरण दो, समीकरण एक गुणा समीकरण दो, गुणा कर दो। 1 and 2 गुणा 2 and 1। अरे यार 2 कम 2 1 ही कम है, इसे जो तू जहाँ कम ये कराना दियो, ज्यादा होशियार न बनी हो। v1 गुणा अरे v2/v1, धड़ और धड़ और धड़ और धड़ धड़, ये यार निकल का 1 and 2 बराबर में, नहीं तो ऐसा समझ में, गुणा 2 and 1 बराबर 1। यानी इसका मतलब होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, दोनों गुणनफल लिखो, दोनों गुणनफल लिखो। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले, दोनों गुणनफल लिखो। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल हो। आया समझ में? पेपर में ये पूछा है गुणनफल एक नहीं, तो क्या बताना चाह रहे? जो अब नीचे लिखने वाला हूँ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, तो इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे, छोटे छोटे सवाल, छोटे 1 and 2 बराबर 1/2n1, यहाँ तक सवाल है पेपर में। यानी इसका मतलब होगा भाई, अगर तुम्हें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक पता होना चाहिए। यानी एक माध्यम का अपर्तनांक पता ना, तो दूसरे खुद निकल जाएगा, और दूसरे का पता तो पहले का निकल जाएगा।
इसका ही मतलब होगा। कैसे निकाल लोगे? मैंने कहा दूसरे माध्यम के सापेक्ष में पहले माध्यम का अपर्णांक पता 3, अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का निकालना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का निकालना, तो यहाँ 3 रख देंगे, 1/3 3 दबा दे देंगे, 0.2 आंसर आ जाएगा। ऐसा करके निकालना। तो एक क्या है, सुनो ध्यान लगा, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिस माध्यम में जा रही है उसका अपर्णांक 3 नहीं करते, चलो 6, कितना 6। कौन से माध्यम में जा रही है? दूसरे में। जब दूसरे में जा रही तो इसका मतलब दूसरे का अपर्णांक होगा। आज हमें क्या पहले का निकालना मुझे, तो पहले का निकालना, तो इसका मतलब नीचे पहला आना चाहिए, इस एंगल ले जाएंगे तो नीचे ले जाएंगे, ऐसा दिखाई देगा 2n1 बराबर 1/1n2, ये तो बैठेगा। तो 2n1 बराबर 1/1n2 का मान कितना दे रखा है? 6 तो भाग दे देंगे, बताओ कितना बैठेगा? 6 एकम, उसके बाद 6 एकम 6 6 36, तो 2n1 का मान है 0.16, मात्र नहीं होता इसका। यानी एक माध्यम का अपर्णांक पता, दूसरे का निकालने का तुरंत उसका उल्टा कर दो। अगर एक माध्यम का अपर्णांक पता ना, उल्टा करने का मतलब किसके बटे में ले जाओ? 1 के बटे में। समझ में आई बात? यार तो पहले माध्यम के सापेक्ष तो दूसरे माध्यम का अपर्णांक निकालना हो ना, तो दूसरे माध्यम का जो अपर्णांक होगा उसका उल्टा होगा। मैंने कहा चलो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही, वायु से जा रही, कांच का अपर्णांक 5, तो फिर वायु कितना होगा? 1/5। यही कह रहा सूत्र, वायु कितना होगा? 1/5। मैंने कहा प्रकाश की किरण कांच तो वायु में जा रही, मैंने कहा जिसमें जा रही है ना उसका अपर्णांक 2, अब वायु में जा रही इसका मतलब वायु का अपर्णांक कितना? 2, तो कांच का कितना होगा? 1/2। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है? तो बुझा लगा यही बात बतानी चाहिए। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अभी एक सवाल पूछूंगा। प्रकाश की किरण वायु से जा रही कांच में, इसका अपर्णांक दे रखा है 1.5, अब बताओ वायु से कहां जा रही? जी का मतलब याद रहेगा, बात दीजिए नहीं, ग्लांस 5 कहां से आई? वायु से। एक तो इनके दिमाग में फिट हो रखा है, ए माने एयर, एयर माने, समझ गए ना? ये तो तेरी कलाकारी है, मुझे तो बताना थारे बारे में। अरे मुझे निकालना गन्ने का मान, गन्ने का कितना होगा? 1/, समझ गए? ये सारा रोल है इसका, ये एक का पता दूसरे के निकालने खातर तो 1 के बटे में ले जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर इसका ANW का मान पता तुम्हें 3/2, तो WNA का मान कितना? पलट दो सर, इन्होंने कहेंगे 1 के बटे में ले जाओ, 1 के बटे में ले जाओ, ले फिर भी तो ऊपर भाग जाएगा। हमें नहीं कहीं ये खाता उल्टा कर दो, अरे उल्टा करने नहीं आता क्या करूंगा? तो समझ में आई बात? तभी तो 2/3 है। क्यों प्रभात, समझ में आ रहा है? अब सवाल पूछूंगा, एक करके लगाऊंगा नंबर, ठीक है? चलो ANZ, ठीक, इसका मान 1/3/2 इसका मतलब 2/3 चलो है, इसका मतलब 2/3 चलो, ठीक। इसका मान निकालना 1n2 का, 1n2 का मान निकालना, कैसे निकाल लेंगे? इस मास्टर को कुछ नहीं पता, सिर में दर्द कर रहा है कुछ, क्या निकाल लेंगे? कैसे निकाल लो? है कोई क्या? 3/2 हो जाएगा भैया, वो पहले मान लिया, वो दूसरे को पहले मारा, तो पहले से दूसरे मारा। इसे क्या ये कभी हो नहीं सकता। यहाँ तो ANG का मान दे रखा, तुम कैसे पता एक पहला कौन सा दूसरा कौन सा? ये कौन सा दूसरा कौन सा, कहाँ का मान? मैं मूर्खता नहीं है सवाल चलाना, दिमाग चलाना। जो इस तरह जो इस सवाल का आंसर दे रहे हैं ना, जो नहीं दिया वो बहुत बढ़िया, और जो दे रहे हैं ना वो IIT तो ऊपर कहा ऐसे उनका IIT में भी कोई काम नहीं है। भारतीय सबसे बड़े पेपर फाइल करते हैं इन्होंने, ऊपर गए ये यहाँ कोई लिंक बैठ रहा है, इसका लिंक बैठ रहा है, कुछ भी हो ही नहीं सकता। जो कैसे CND हो, कैन नॉट बी डिफाइंड, क्या नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ भी। चलो एक सवाल और पूछता हूँ, चुप हो जाओ ध्यान से सुनना चाहिए। तो GNA बराबर, ध्यान से, GNA इसका मान दे रखा है x/2, कितना? मजाक करना छोड़ दो मेरे जैसे। ANW का मान निकालना, एग्जिस्ट नहीं करता, क्या मतलब है? लिंक बैठ रहा है, जो मैंने समझाया पीछे उसके संबंधित पूछूंगा मैं, बाहर क्या पूछूंगा जाएगा मैं? सच में सेट नहीं कर भी जाते 2/x ये तो तेज चल रहा दिमाग इसका। ये बताओ यहाँ तक समझ में,
इस सूत्र का मतलब समझना क्या कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बताना हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकालना हो तो उसका उल्टा कर दो, ये कहना चाह रहा है। ये सारा रोला इसका ही है, उल्टा करने का ही। सारा रोला भी समझा दिया मैंने तुम्हें अंदर। ऐसा समझ, हेडिंग बना लो, विभिन्न माध्यम में अपर्तनांक यहाँ तक का नोट कर लो और ये रोला भी काट लो। ओ प्रभात, यही ड्यूटी तेरी। सुनो यहाँ से, सुनो चतुर्विधा। अब नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेशन भी है टाइप्स और समझना भी। कहना क्या चाह रहा है, अब स्नेल के नियम की धज्जियां उड़ाएंगे। स्नेल का नियम जिस पर नहीं लगाना होगा ना उसको लगा चाटा, ठीक। स्नेल का नियम देखो, वी हैव ए ग्लास स्लैब, हमारे पास एक कांच की पट्टी का, उसके द्वारा होगा एक हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं अपवर्तन। तो ग्लास स्लैब, हमारे पास एक ग्लास स्लैब, उसके ग्लास स्लैब के द्वारा अब रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद देखते हैं क्या होगा, वहां तक क्या रिजल्ट निकल का आएगा। छोटा सा एक आप पेपर में नहीं आने का, लेकिन बात पता होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है, ऐसे समझ लो, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, ठीक। ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। अब एक कांच की पट्टी का उस तरह प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश की अपवर्तन घटना गुजारा के देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। वी हैव ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब मतलब कांच की पट्टी का। इस कांच की जो पट्टी ना, इसकी मोटाई है टी, तो टी मोटाई वाली कांच की पट्टी का, ध्यान से सुनना, कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से दिल खोल कर बैठना, ठीक। तो ये कांच की टी मोटाई वाली कांच की पट्टी का, यहां तो प्रकाश आया, प्रकाश की किरणें गुजरी, मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ, यहाँ टी मोटाई वाले कांच की पट्टी का लगेगी, यहाँ बल्ब लगा हुआ, प्रकाश इधर जा रहा, ठीक। प्रकाश की किरणें, और जब प्रकाश की किरणें चलेगी ना, बाहर कौन सा माध्यम है, विरल सघन वायु, बाहर वायु मान लो, दिक्कत हो रही। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम। तो जब भी प्रकाश की किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक सीधी रेखा में नहीं पड़ती है। इस सीधी रेखा का नाम क्या हो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो दिक्कत है यहाँ तक। अब ये बताओ, प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम में जा रही, सर ये बाहर कौन सा माध्यम है, रेयर मीडियम नहीं आया, और अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम का मतलब अंदर सघन माध्यम। अच्छा, सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब तो दूर हटेगी, पास जाएगी, अभिलंब तो दूर हटेगी, पास जाएगी, कहाँ जाएगी, देख रहे हो, मैं चेक कर लूंगा। बाहर वायु, अंदर कहाँ से, तो किधर जाएगी, दूर हटेगी, पास जाएगी, पास आ गई। अच्छा, ऐसे जानी चाहिए, देखो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा गई, करूँ बता दो मुझे, ऐसा गई तो नहीं, पास आ गई इसके, चलो पास किया उसको। हाँ, फिर टकराएगी यहाँ से, हाँ। अच्छा बताओ, आपतन जो कोण है, आपतन कोण नहीं बनता, आई क्या ध्यान तो सुनना, ठीक। उसके बाद इसके अभिलंब के बीच में यहाँ जो कोण बना वो आपतन कोण नहीं होता, अपवर्तन कोण, उसका मान कितना हो, आर, वो दिक्कत आता है। ध्यान से सुनना, पूरे फोकस लगाकर। उसके बाद अप्रकाश किरण फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अंदर कांच, बाहर वायु, फिर बाहर वायु, फिर बाहर गुजरेगी प्रकाश की किरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, पहले प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम आई, तो यह घटना घट चुकी। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, बाहर निकल रही प्रकाश किरण, तो जब प्रकाश किरण इस पर टकरा गई तो फिर सीधी रेखा नहीं बनानी पड़ेगी, सीधी रेखा बनानी पड़ेगी, क्या उसे क्या बोल लेंगे, विलंब। तो डबल घटना हो रही है यहाँ तो भाई जी। हाँ, अभी 3 वाले भी कराऊंगा, अभी 4 वाले भी कराऊंगा। प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में गई, दूसरे तीसरे में गई, तीसरे में चौथे में गई, चौथे से 5वें में गई, हम जा रहे हैं घर। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अब प्रकाश की किरण, अभी बताओ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, बाहर रेयर मीडियम नहीं है, तो अभिलंब से दूर हटाई, पास जाएगी, शाबाश। तो जानी तो चाहिए थी ऐसा, लेकिन ऐसा तो नहीं गई, ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये कांच की, ध्यान से सुनना, गौर फरमाना, अगर ये कांच की पट्टिका ना होती तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती नहीं, बिल्कुल सीधी इस मार्ग पर जाती, इतना विचलन, इतनी दूर विस्थापित होगी, समझ गए, इतनी दूर विस्थापित होगी,
जब कांच की पट्टी के अंदर प्रकाश की किरण गुजरी ना, तो इतनी दूर फालतू गई। अगर कांच की पट्टी का ना होती तो ऐसा नहीं चढ़ती सीधी ऐसे वजह इतना विस्थापन आया नहीं आया। देखो प्रकाश कांच की पट्टी ना होती तो ऐसे जा रही, वैसे ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल। अगर कांच की पट्टी का ना होती तो ऐसे जाती प्रकाश की, ऐसे जाती बिल्कुल सीधी से मार्ग पर, लेकिन ऐसा तो नहीं गई, थोड़ा यहाँ हो गई, इतना विस्थापन आया नहीं आया। इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल पार्श्विक विस्थापन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी कांच की पट्टी से गुजरती है ना, उसमें जो विस्थापन हो उसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। अब ये जो दूरी है ना, ये दूरी पेपर में पूछ जाती है। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी का से हो गुजर रही हो तो पार्श्विक विस्थापन का क्या सूत्र हो, मैं सूत्र लिखूंगा, सिद्ध करवाओगे। हाँ 2 मिनट लगी करवाने में, ठीक, लेकिन मैं करवाने का नहीं, समझ में आया बात है, ठीक। वो सूत्र लिखूंगा, लेकिन जो डी का मान है कितना विस्थापन आया, कितनी दूर फालतू गई, मैं लिखूंगा सूत्र को, समझ में आई बात है। कभी मैं सिद्ध करवा दूं, कभी करवाता नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे पाता नहीं, मेरे मूड नहीं है, ऐसा समझ में। जब मूड नहीं पेपर में नहीं समझा दूंगा, लेकिन किस तरह सुन लो, करना घर जाकर ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। तो इतनी दूर जानी चाहिए, ये पता लग गया ना, प्रकाश की किरण यहाँ गई, जानी चाहिए थी यहाँ को, तो इतनी विस्थापित होगी नहीं होगी, विस्थापित हट चुकी। मैं यहाँ था इस टाइम, हट के आ गया, ऐसे इतनी दूरी तय करी नहीं करी मैंने, समझ में आया नहीं बात है, ठीक। क्योंकि रास्ते में ना तुम चल रहे थे सीधे रास्ते पे जाते, बस 12वीं क्लास है, बस इस बार तो फाड़ देंगे, चीर देंगे, देखोगे इतने नंबर आएंगे। रास्ते में बाबू सोना टपक पड़े, ऐसे यहाँ दिल में जवार भाटा उठ रहे नहीं, जवार भाटा होते नहीं, क्या हुआ फिर उफान उठ रहे, बस ऐसा लगा, बस 12वीं गुरु कुछ है नहीं, यही समुंदर दिखा। सही बात है, गलत बात है? लक्ष्मी मुस्कुराई, वाह गजब। बात करो, चुप हो जाओ, चलो इतनी बात होता समझ में, तो विचलित होगी, विस्थापन होगा, फिर तुम हो जाओगे विस्थापित, फिर तुम्हारी जाएगी जिंदगी तबाह। समझ में आई बात? या जिंदगी को आसान बनने कितने तरीके बताए थे मैंने, अब बता नहीं सकते, भूल गए, बताओ क्या होता। पहले नंबर का तरीका, बर्दाश्त करते जाओ, बर्दाश्त जो चल रहा है ना उसे करो एंजॉय। कुछ भी चल रहा है जिंदगी में, कैसा भी पल चल रहा है, हंसी दुख एक्सेप्ट करो। या फिर एक तरीका दूसरा, खुश रहने का, कि जो है ना तुम्हारे पास उस चीज को पूरी तरह बदल दो, तभी 2 तरीके से खुश रहा जा सकता। अगर तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारे बस बाहर, तो फिर चुपचाप बैठे रहो शांति के साथ, मजा लेते जाओ, दुख तो दुख, हंसी तो। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ठीक। चलो कोई बात अच्छी तरीके से सुनो। अच्छा ये बताओ, इसे पार्श्विक विस्थापन मतलब पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक लेटरल डिस्प्लेसमेंट, lateral displacement. What is this? That is glance slab. कांच की पट्टी का, टी मोटाई वाली कांच की पट्टी का, ठीक, याद रहेगी। इसमें कंफर्टेबल हो तुम, बस तो कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश कर, ठीक है। आ जाओ, तो प्रकाश किरण चली गई। अब सवाल है यार, यहाँ तो ये आपतन कोण था आर, ये तो आपतन कोण था हमारा, ये अपवर्तन कोण था, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण था। अच्छा प्रकाश किरण इस तरह से आ गई, तो यहाँ भी तो कोण बना, इसे हमने कह देंगे आर डैश, अलग होगा नहीं कोण, आर डैश। इससे जो बाहर निकल रही है ना, इसे कह दिया आई डैश। हाँ आई, यहाँ आर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप आई डैश भी दे सको, नाम इसे आर डैश भी दे सको, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, जान पूछ कर रखा मैंने सब। यो कोण नहीं, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओ ना, तो तुरंत लगाना पड़े स्नेल का नियम। किसका? जब भी तुम्हें लग रहा है कि कोई सवाल भी हो ना इस तरह, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो कुछ नहीं चढ़ना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एकदम आने तुरंत स्नेल का नियम। किसका नियम? जिसमें जाती है उसे ऊपर, और जिसमें से आती है उसे नीचे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ में। ऐसे भी लगा सकते हम। बताओ, वायु से कांच में जा रही, जो वायु से कांच में जा रही, ANG, ऐसे लिख सकते नहीं सकते? ये तो सिस्टम सही है। ऐसा जब वायु से कांच में जा रही, तो बताओ जो आपतन कोण बनना होगा उसकी जगह ऊपर रख देंगे साइन आई, बटे में कितना साइन। यहां तक बता दो, यहाँ जब बिंदु इस पर पहुंची है, एस पर पहुंची, बिंदु एस पर पहुंचने पे स्नेल का नियम लग गया। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे बिंदु प्रकाश किरण बिंदु एस पर पहुंची तो स्नेल का नियम लग गया एक बार। अब जो यहाँ देखो, यो आर डैश है ना, यो आपतन कोण और यो अपवर्तन कोण, आई डैश अपवर्तन कोण, अपवर्तन। अच्छा, अब प्रकाश किरण ना सघन माध्यम से ना विरल माध्यम में जा रही है, और विगन जी से जा रही है, एन जी है, गन्ने में जा रही है जी। अब मैं क्या करूं, मैं वैसे बोल रहा था, मैं क्या करूं?
GNA एक में नहीं जारी करने में GN कितना बेटा का साइन R डैश आ गया। हाँ R ये आपतन कोण ठीक गंगाधर शक्तिमान साइन I हम तो नहीं मानते समीकरण तो कुछ भी। अच्छा ये बताओ जो ANG हो वो GNA का उल्टा नहीं होता। अगर मैं इसकी जगह ANG हो इसकी जगह मैं GNA लिख दूं तो इसको पलटना नहीं पड़ेगा मुझे। अगर मैं नहीं लिखना चाह रहा, मैं GNA नहीं लिखना चाह रहा, मैं तो यहाँ ANG लिखूंगा इसका अपनी जबरदस्ती में ले जाओ ANG तो जब जो इसका उल्टा नहीं होगा तो उल्टा होगा तो पलट दो फिर पलट दो क्या दिक्कत हो बोले साइन I डैश साइन R ये भी नहीं पढ़ेगा ना। जो ANG है उसका जब GNA का ANG बनाना हो तो उल्टा करना पड़ेगा। इसका उल्टा क्या बैठेगा ये बैठेगा समीकरण में बैठेगा 2। यह बात बताओ समझ में नहीं आई? यह बात कितनों बुझा रही सबकी समझ में आई? अंधे थोड़ा ये कुछ है समझ थोड़ा ही उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा है क्या सब। अब जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे वो नजर नहीं ढूंढ रही। ये समीकरण का समीकरण 2 है या समीकरण 2 समीकरण 1 में समीकरण 2 में क्या क्या चीज बराबर है? समीकरण 1 में समीकरण 2 में क्या क्या चीज बराबर है? ANG ये दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष भी क्या होंगे बराबर। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से और जो समीकरण 1 व 2 से रखेंगे इस दोनों का मान बराबर रखो। चलो साइन I बटे साइन R बराबर साइन I डैश साइन R डैश। हाँ इतना बराबर है तो पहले वाला ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। तो ऐसे कह सकते हैं साइन बाबू साइन I बराबर क्या होगा साइन I डैश साइन तो साइन धड़क आया समझ साइन तो साइन धड़क तो I बराबर आ जाएगा I डैश आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं आप I डैश के बराबर है। इसमें चित्र में देखो I कहाँ लिखा हुआ ऊपर ये क्या है आपतन कोण। ये वो कोण जिस कोण में प्रकाश की किरण आपतित हुई थी कांच की पट्टी का आकर टकराई थी और ये हो ना I डैश घी नहीं यहाँ देखो ऐसा ये आपतन कोण हुआ और उसके बाद ये I डैश नहीं हो I डैश ये वो कोण है जिस पर प्रकाश की किरण निकली निरीगित कोण निरीगित निकलने वाले पर जो कोण बनना है वो निरीगित कोण है। तो I का मान I डैश के बराबर हुआ। इसका मतलब जिस तरह प्रकाश की किरण आई थी ना चुपचाप इसी तरह निकलेगी। जब किसी कांच की पट्टी का मतलब कोई कांच की पट्टी का हो समांतर कांच की पट्टी का हो समांतर कांच की पट्टी का होता है ना उसमें तो जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो जितने कोण पर आती है इतने कोण से बाहर निकल जाती है। देखो I का मान I डैश के बराबर है। अगर 60 डिग्री कोण पाई थी 60 डिग्री कोण से बाहर निकली। ये कांच की पट्टी का हो समांतर कांच की पट्टी का इसलिए जो वहां लाइट लगाई जा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लाइट लगाई जा उसमें लगाई जा कांच की पट्टी का तो अंदर ना तिरछी दिखने के बाद जितने कोण पाई इतने कोण पर दिखेगी। ऐसा अगर वहां जिस कोण पर टकराई ना इतने कोण पर दिखाई देगी तुम्हें साफ साफ लाइट दिखाई देगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर कांच की पट्टी के अंदर जो प्रकाश की किरणें हो गुजरती है ना तो वह ना जितने कोण आपतित होती है इतने कोण तक निर्गित होती है। यहाँ तक रिजल्ट निकल गया समझ नहीं बात है। और ये R डैश नहीं हो ना R ये R डैश के बराबर है। यहाँ तो कोई रिजल्ट नहीं है ओरिजिनल रिजल्ट यही है R डैश के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और क्यों होगा तुम ऐसे भी समझ सको कक्षा 9 में नहीं पढ़ा मैंने दो समांतर रेखाएं इन्हें तिरक रेखा काटती हो ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होता। वही तो हो रहा है और क्या है वो कह रहा। तो मैथमेटिक्स हर जगह फॉलो करता होगा वो जो नियम हर जगह लगेंगे। ये एब्सोल्यूट चीज है सब चीजें कुछ वैसे नहीं हो रही इसमें ऐसे समझ लो नहीं है। केमिस्ट्री में डाल ली थी चाय में दूध डाल रहा तो चाय फटकी तो विक्रिया गलत होगी। यहाँ तो जो होगा होगा समझ में आई बात है। इसमें जो होगा वही खत्म होगा समझ में आई बात है। ए बनाते बम अभी क्रिया गलत होगी रासायनिक बम बना रहे थे अभी क्रिया गलत होगी तो कोरोना बन गया। कुछ भी हो जाए यहाँ से यार ये चाइना वाले कुछ ही बनाते हैं यहाँ नहीं होने इस तरह। यहाँ जो होगा तो होगा अभी क्रिया गलत होगी सेट्टी पैदा होगा। रियलिटी बात है यार ये याद देख लो ओ याद देख लो। नहीं हम सभी से उत्पत्ति हुई है ठीक है। होमोसेपियंस सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पता किसी को होमोसेपियंस सारे होमोसेपियंस इस तरह हुए। जो पहला मनुष्य होमोसेपियंस था ना उसकी उत्पत्ति इस तरह हुई। तो चुप हो जा कहाँ फीलिंग ले रहा। तो यहाँ से एक लाइन लिखनी है वहां यहाँ की लाइन लिखनी सुनो। जब प्रकाश की किरणें किसी समांतर कांच की पट्टिका से होकर गुजरती है लास्ट में लिखनी है सुनूंगा मैं तुमसे लाइन
जब प्रकाश की किरणें किसी समांतर कांच की पट्टिका से होकर गुजरती है तो वह जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से निर्गित होती है। समझ नहीं बात यार, समांतर चली जाती है बिल्कुल ऐसा करके, देखो ऐसे समांतर चली, जितने कोण पाई थी इतने कोण पर चली गई बाहर। इसे बोलते हैं समांतर कांच की पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। समांतर ले लो, समांतर कांच की पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस तरह प्रकाश का अपवर्तन हो। अच्छा भाई ये तो बता दो कितनी दूर गई है, वो डी का मान दिखा रहेगा आप? हाँ दिखा रहा हूँ, ठीक लिख दो, ठीक सीतो ना करो, क्या टाइम की बर्बाद कर रहे हो भाई। अच्छा बता दूंगा किस तरह निकालते हैं। डी बराबर सूत्र हो टी, क्या हो टी, मैं लिख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ सूत्र की यार, बहुत बड़ा सूत्र है ना, देखो कितना खतरनाक सूत्र है। टी साइन आई माइनस के आर, पूरे के बट्टे में लिखा हुआ भाई कोस आर है, क्या है वो सूत्र है, विस्थापन हुआ था ना, याद रखना, जो कांच की पट्टी के द्वारा विस्थापन हुआ है, इस सूत्र याद रखना। सवाल कैसा पूछेगा इसके ऊपर, कभी कभार अगर पूछ ही लिया तो ऐसा पूछेगा, एक प्रकाशीय किरण कांच की पट्टिका में, एक प्रकाशीय किरण कांच की पट्टिका में 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आई का मान दे दिया 60 डिग्री, तथा अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, इसका आर का मान दे दिया 30 डिग्री, इसका मान फिर 30 डिग्री हुआ, तथा कांच की जो पट्टिका है उसकी जो मोटाई है 3 मीटर है, इसका मान है 3 मीटर। तो कांच की पट्टिका के द्वारा कितना विस्थापन, प्रकाशीय किरणों के द्वारा कितना विस्थापन हुआ, उस विस्थापन का मान निकालिए, डी का मान निकालिए, तो दूरी में आएगा, मीटर में ही निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई दिक्कत है यहाँ तक बुझा रही है बात, या इस सूत्र पर कभी कभार का सवाल पूछ लेगा, आज तक पूछा नहीं, ठीक, तो मैं ऐसा काम करता नहीं, अगर पूछ लिया तो ज्ञात नहीं। अच्छा ये डी का मान निकाल रहा कैसा, ये भी तो सवाल है, कैसे निकाल रहा, देखो यहाँ त्रिभुज बनता दिखा देगा, तो दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा नहीं वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला देखो त्रिभुज एस, इसका नाम एन दे दिया, इसका एम दे दिया, एन एम एस, दिख रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज, हाँ तो सुनना चाहिए था, यह दूरी कितनी डी, और यह दूरी अगर किसी त्रिभुज में ना, ध्यान से सुनना, यह दूरी, तो यह दूरी यहाँ तक की, यह टोटल कितनी बैठेगी वाली दूरी, टी नहीं बैठेगी, या टी है तो अभी कितनी बैठेगी, एक त्रिभुज बन गया यहाँ तक, एक त्रिभुज बन गया यहाँ तक, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज में ना तुमने इसका मान निकाला, समझो इसका मान निकाल लिया, और जब इसका मान कैसे निकाल लोगे, वो साइन का सूत्र लंब बटेगन आधार बटेगन उससे निकाल लगाया, आसान भाषा में आराम से निकाल सको, जरूरत नहीं है तुम्हें 12वीं क्लास में से निकालने की, ठीक, लेकिन मैंने इशारा कर दिया, अगर किताब उठाकर समझोगे ना समझ में आएगा, तुम्हें समझ नहीं बात, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, डी बराबर टी इंटू, सूत्र याद रखोगे काम चल जाएगा तुम्हारा, समझ में आई बात। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, कांच की पट्टिका पे प्रकाशीय किरण, समांतर कांच की पट्टिका पे प्रकाशीय किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण से बाहर निकलती है, उतने कोण से बाहर निकलती है, साधारण भाषा में लिखना वही चाहिए, समझ नहीं बात, जो लिखो ना गाइड, जो गाइड की लैंग्वेज छापा का बैठ को समझ जाएगा, इतना तो यार उतना पढ़ा लिखा, उम्र बीत जान की, कॉपी चेक करते करते देख के पहचान लो, नींद में कॉपी चेक करा तब भी देख के पहचान लो लिख क्या रखा है, नकल करके क्या कर रखा, और समझा हुआ जो लिखेगा ना अपना समझा हुआ कि क्या है ऐसे लिखेगा वो, और आराम से नंबर ले जाएगा, अपनी खुद की लैंग्वेज चाहिए, 97 क्यों हो, अपनी खुद की लैंग्वेज लिख। अब जिस लड़की को बैठ कर नकल करवाई गई ना क्लास में, हमारे यहाँ शरत लगी थी पहले बच्चों को, गाइड खोलकर सामने कॉपी रख दी गई पूरी की पूरी, ठीक, गाइड लेकर पूरे 100 के 100 लेगा केमिस्ट्री में, दूर दूर तक होगा ही नहीं है, इतना तो कॉपी चेक करने वाले खुद भी पता, इन्हें खुद लिखा है, कॉपी पे टेप कर लिखा है, वो लिख रही चूकी भी लिख रही, चूकी भी देख कर, तो एग्जामिनर कॉपी रीड करो पूरा, पढ़ो, एडी चोटी तक का जोड़ लगा दे, यहाँ के मास्टर ने पूरा जोड़ लगाया, सोच रहे कि यहाँ की क्लास वाला तो ज्यादा नंबर लेकर आया ही नहीं, मतलब ही नहीं बैठता, उसे पता ना कॉपी कौन चेक करेगा, अपनी खुद की बनाई हुई लैंग्वेज लिखी उसने, जो मैंने समझा रखी थी क्लास में बोलकर, और तब भी उनके 97 नंबर ले आए खींच कर केमिस्ट्री में, और किसी के दम नहीं हुआ कि लिख दो, क्यों, क्योंकि अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख रहा था, अभी कई बार समझाया कि अपनी खुद की भाषा में लिख, जो तू खुद बना, समझ आएगी बात है, मेरी भी लैंग्वेज ने लिखा, जो मैंने तुम्हें बता दिया ना उसे याद कर लो, और कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, कुल मिला के बात यह, ठीक, पिछले सालों का सोल्ड पेपर साथ में रख कर पढ़ो, समझ आई बात है, जब भी मैं पढ़ा दूँ सब चीजें, फिर देखो पिछले सालों का सोल्ड पेपर साथ में उठा कर आकर पढ़ो, सब काम आसान हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि बाहर आया हुआ हो, तो ये भाई जी तो पूछ लो बस उसी चैप्टर वाइज, समझ में आया बात, और ये हमारे को हो नहीं रहा है, समझ में आया, ऐसे टॉप करा जा, बता पिछले 5 साल का पेपर जो बच्चा निकाल कर चला जाएगा ना प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो 450 तो ऊपर लेकर आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पिछले 5 साल में 30% आ रहे, तो 3 पंजे कितने बैठेंगे, 3 पंजे कितने बैठे, 3 पंजे 15 बैठेंगे, यानी 150 के आसपास क्वेश्चन बैठे, 150 क्वेश्चन सोल्व कर लेना बच्चा फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, और ये इस तरह मैथ के क्वेश्चन काम होगा उसका, बाहर है ही नहीं उनका, मतलब ही नहीं बैठता, समझ आएंगे। मैं जब टेस्ट पेपर बनाऊँ लास्ट में जाते जाते 1 महीना पहले दे दूँ, मैं आगे पकड़ा दूँ, मैं कहाँ से बनाऊँ, पिछले 5 सालों का पेपर उठाता हूँ, उसे एनालाइज करता हूँ, इतनी बार आ चुका, इसके चांस ये डाल लगा, वही डाल दूँ, वही आ जाए पेपर में,
मैं भी तो इस तरह एनालाइज करके बनाऊँ। तो पिछले सालों का जो क्वेश्चन पेपर है ना, जिसे हम मेरी भाषा में से PYQ कहते हैं, PYQ, प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बाइबिल कुरान की ताया ऐसे समझ में नंबर बढ़ाने की मूल मंत्र है। उसे देख कर पता लग जाए क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ रहा है लिखा हुआ, और दूसरा कितना काट कर लिखना, कितना छोटा लिखना प्रश्न का उत्तर। ये बाइबिल है, हाथ में रखो, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी पढ़ रहे हो वो तुम्हें बताता हूँ। तो पढ़ाई बहुत है, मैं इसकी जगह कुछ और पढ़ा देता, तुम सूत्र सीधे करवा देता है। अब मैं इसे सूत्र को सीधे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मैं पिछले साल पर्सन देख रखा है नहीं वहाँ, इसलिए मैंने कहा इतना ही लिखो। और जो भी आया ही नहीं, आया कितने सालों में, तो अब आ गए हो नहीं आने का। इसलिए कहते हैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर बाइबिल हो। चैप्टर पढ़ रहे मैथ का, मैथ पढ़ रहे 7.5, तुम 8 पढ़ रहे, पेपर देखा नहीं जाएगा, पेपर में कैसे सवाल आ रखे 7 चैप्टर में पढ़ रहे, अब तुम्हें पता लग जाएगा इस एक्सरसाइज में तो कोई सवाल नहीं है, आ रखे भाई इसमें तो अच्छा आ रखे, 2 सवाल आए 3 सवाल आए, इंपॉर्टेंट होगी एक्सरसाइज। अब पता लग जाए कितना पढ़ना। पढ़ाई नहीं पूरी होती, इतनी पढ़ाई मैं आज तक नहीं थका पढ़ता, अभी पढ़ ही रहा, और थरते ज्यादा उम्र होगी। क्यों जी, सही है गलत, ज्यादा भी नहीं आए थे, नहीं ठीक है, भी रिश्ते मैंने करवा देता हूँ। बात समझ में आई? तो पढ़ाई नहीं कभी पूरी होती, पढ़ाई तो ब्रह्मांड PhD कर लो सब्जेक्ट पे, लोग एक सब्जेक्ट को उठाकर PhD नहीं करते उसके ऊपर, ठीक। लेकिन हमने पेपर के लिए, ताकि हमारा काम चल जा, इस पेपर की तैयारी करने बैठे, इतना सफिशिएंट। और एक को बैलेंस करके चलना कि हमें इतना पढ़ना कि 12वीं का नहीं पढ़ना, 12वीं के बाद क्या करना वो भी पढ़ना भाई जी, तो उससे बैलेंस करके पढ़ना। तो जितना मैं एडवांस बताऊं ना, वो नौकरी में काम का सारा, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में लगभग 165 पेपर दिए, 165 पेपर, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आते करके छोड़ दिए। मैं चाहता तो कभी का कर लेता, नौकरी ना, कुछ नहीं है नौकरी ना करी, सब डरा हुआ है। समझ ये बात है, मेरे लिए नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत रात दिन में पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। समझ ये बात है। और किसी के लिए सपना होगा वो, किसी के लिए सपना होगा वो, और नौकरी क्यों नहीं करता मैं, इसलिए कर दी मैंने, एडजस्ट नहीं होता मेरे को। समझ, तो सुनागा मैं, सिर में दर्द थोड़ा ये फालतू का, किसी को सुनूंगा, ये पढ़ाता क्यों मैं इतने सारा, क्यों जी, सही बात है गलत बात है? अच्छा तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई बाहर तो लोग आए मुझे मेरे पास काम कर रहा है, तुम्हें देख कर अच्छा लगा मुझे, तुमने कहा भाई जी तुम्हें कितना बैठ जाओ, हम खुद कर देंगे ऐसा काम। तुम्हें जब तुम्हें ये बात फील हो तो मुझे कितना बुरा लगता होगा कि मुझे ऑर्डर देगा। मैंने कहा 30-40 हज़ार की सैलरी में मैं यहाँ से करवाऊंगा इसकी, अपने घर चल ले चुपचाप, अपने घर का डंगरो काम देखा मैं, वो बढ़िया। 20 लीटर दूध देगी ना तो भैंस आराम, तो 20,000 की तनख्वाह की, चलो नोट कर लो। पर बात के दिमाग में चढ़ गया बिजनेस। श्रेणी क्रम में माध्यम, ध्यान से सुनो, श्रेणी क्रम में माध्यम क्या होगा, इसे बोलते हैं इंडेक्स इन सीरीज। माध्यम है ना, माध्यम, माध्यम बोलते हैं मीडियम, मीडियम इन सीरीज। इसका मतलब श्रेणी क्रम में माध्यम देखो कैसे बढ़ते हैं। अब कांच की जो पट्टी थी ना, और 2 भागों में विभाजित है, बाद में बात कर लिए, कहीं जा रहा है, नंबर दे दे चुप हो जाओ, बात करो, चलो। ये कांच देखो, कांच की पट्टी का 2 भागों में विभाजित है, प्रकाश की किरण देखो कहां से कहां जा रही है। अब श्रेणी क्रम किसे बोलते हैं, श्रेणी क्रम में माध्यम। अब श्रेणी क्रम में जो प्लीज, अब यहाँ तक ये कोई सोर्स जहां तक प्रकाश की किरण आई, और ध्यान से सुनो प्यार के साथ, इस पे टकराई नहीं टकराई, और टकराने के बाद तुरंत क्या बनाना पड़ेगा, चलो इसका मतलब परफेक्ट हो तुम। अभी लबू ठंड लग रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पढ़ ले बैठे काम कोई दिक्कत। अच्छा प्रकाश की किरण अगर बाहर रेयर मीडियम हो, रेयर मीडियम, अच्छा प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं कैसे गई होगी, विलम की, ये क्या हो, गाँव विलम की और झुकी होगी, जो बताना पूरा बता दो, नहीं तो क्या पड़ोसी को देखा इन्हें क्या बोल रहा है, फिर उसके साथ तो प्रतिक्रिया हो, ऐसा गई होगी प्रकाश की किरण। इसका नाम तो इस जो कौन आई हो जाएगा, इसका नाम दे दिया R1, R। अब प्रकाश की किरण ना इस माध्यम से अगले माध्यम में जाएगी, तो फिर टकराइया कांच की पट्टी का भी, फिर एक विलंब बनाना पड़ेगा,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा विलंब? कोई दिक्कत? तो कांच की जैसी जैसी है तैसी जागी है, तो कांच की पट्टी है ये विलंब हमारा। और यहाँ जो कोण बनेगा ना, जितना R1 होगा इतने कोण R1 होगा ये भी। देखो अगर ऐसा हो, ऐसा ये जा रही है प्रकाश, अगर ये कोण R1 है तो ये भी कितना होगा? कक्षा 9 में पढ़ाया जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो। उसका क्या करें, कक्षा 9 ही नहीं पढ़ी। कक्षा 9 ही बहेगी। टकराई प्रकाश किरण, चुप हो जाओ, देखो बात ना करो। इस कोण का नाम है R2। R2 से नाम दे दिया R2। फिर टकराई प्रकाश किरण, टकराने दो, जितना टकरा दिया ठीक। अब प्रकाश किरण ना ऐसे जानी चाहिए थी, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, सघन दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी। फिर कितने कोण पाई थी? जितने कोण पाई थी इतने कोण में बाहर निकल जा, भूल गए थोड़े पहले तो पढ़ाया। जितने कोणों पर प्रकाश किरण आपती तो उतने कोणों पर निम्नलिखित हो। जब पहले वाला डायरेक्शन पढ़ा, जब जैसे पढ़ रहे आया समझ में, आई कोण का मान आई के बराबर होगा। अब इसे यहाँ आई डायरेक्शन नहीं लिखने का, वो पहले भी समझाने का करा दूंगा कि इस कांच की पट्टिका में जो भी विस्थापन हो ना, जो भी मतलब प्रकाशीय कोण जितने कोण प्राप्ति तो इतने कोण तो निम्नलिखित हो, या बात तुमने हिंदी में लिखी अभी। आई ये कोण आई के बराबर होगा। हाँ तो बताओ कोई दिक्कत है भाई? ये कोण कितना? यो R2 क्या R2 होगा भी, और क्या होगा? के सी आर तन भी बाहर जो माध्यम है ना उसका पर्तनांक N1, इसका पर्तनांक N2, इसका कितना N3, इसका कितना? रैपट लग गया, N1 ही नहीं होगा, वो बाहर ही नहीं है, सारा बाहर ही दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है, कौन है यार? क्या क्यों टाइम पास करने आते बैठे हुए हैं? मतलब बाहर N4 कैसे हो जाएगा यार? बाहर साफ नहीं दिखाई दे रहा, तुम N1 हो यहाँ, तो सारा N1 चारों तरफ N1 होगा इसके, ये N2 है N3 है। चल ये घर तो निकलेगा, चलो जाओ। आपने महसूस ही नहीं होने दिया। मैं देखो कैसे करेंगे, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दर्द मारता है उसको जाने का। तो एक अभिलंब बनाना पड़ता। मैंने क्या कही थी? मैंने कही थी कि वो ना जब प्रकाश किरण एक माध्यम से ना दूसरे माध्यम में जाती है तो तुरंत लगाते हैं किसका नियम? इसमें हंसने क्या बात है? नहीं बता दोगे, लगाते नहीं कैसे? नेल का नियम खेल है सारा, हंसने कोई बात है? चुप हो जाओ, बात करो। इस नेल का नियम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं जिस माध्यम प्रकाश किरण जा रही है ना, पहले माध्यम से दूसरे में जा रही, 1 and 2 बराबर, और साइन आई, साइन कितना बैठेगा? आई, उसके बाद आया ही नहीं, साइन R1 किसी समीकरण के मान लो। मैंने अपने जीवन में एक बार बहुत सीरियस होकर सोची तो मेरा काम चला नहीं, तो मैंने सोचा यार कुछ फायदा है नहीं। एक बार मैं बहुत सीरियस होना स्टार्ट हो, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आया मैं ऐसे करो, ये सवाल इस तरह होगा, यहाँ बच्चे बैठे थे 40, अगले दिन आए पता कितने? 30। मैं अगले फिर आया, फिर चले गया, अगले दिन आए 25। मैं फिर चले गया इस तरह करके, अगले दिन आए 20। ऐसा समझ में, मैं फिर 5-6 दिन तक इस तरह करता रहा, 10 दिन तक। मैंने कहा मजाक करने का देखे जा रहे। अगले दिन मैं आया, अगले दिन आया मैं, ऐसा समझ में, अगले दिन पता कितने आए? अगले दिन आए 15। कितने? मिस्टर कर चलता रहा। अगले दिन में फिर आया, अगले दिन कितने आए होंगे? नहीं, तुरंत आए 50 बच्चे। अगले दिन आए 50 बच्चे। नया मैच स्टार्ट कर देता। ज्यादा सीरियस हो, अब गाइस पढ़ाई सीरियस हो गई हो, क्या लोग कहते हैं पढ़ाई सीरियस हो गई हो, जो सीरियस नहीं है पढ़ाई में कभी नहीं पढ़ाई कर सकता। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमने नहीं बनाई, भ्रांतियां बनाई नहीं है हमने। अब पता लगा, मैं तुम्हें एक डायरेक्शन समझाऊंगा कल को, मैं बताऊंगा 2 पतले लाइन से संपर्क में रखे हुए इनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना।
अब मैंने मजाक करके पढ़ाया, मजाक करके थोड़ी समझ में आएगा, और मजाक करके तुमने पेपर में लिख दिया, तो इसमें क्या सीरियस? इसमें सीरियस होकर जाना कहाँ? इसमें सीरियस होकर जाना कहाँ, मुझे नहीं बताया। तो चुप हो जाओ। दूसरे नंबर पर, दूसरे तीसरे में चले जाओ, तो ये बैठेगा 2n3, क्योंकि दूसरे से प्रकाश किरण तीसरे में जा रही है, फिर लगाओगे स्नेल का नियम। ओप सेट्टी, दूसरे तीसरे में जा रही, किसका लगेगा? क्या अब बता, क्या 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 लिखूं? रैपट ऐसा मरो यहाँ, देख लो, दूसरे तीसरे में जा रही, दूसरे तीसरे में जाने के लिए अपतन कोण भरा है R1 है, और यो अपवर्तन कोण का मान R2, साइन R2, समीकरण कितनी हो गई है? 2। अब तीसरे से जा रही कौन से में? चौथे में। चौथा कहाँ है? पहला नहीं है, क्या आ रही हो? तो क्या लिखूं यहाँ? N3 न 3 N1 बराबर, अब क्या लिखूं बताओ? साइन आपतन कोण का मान कितना? R2 बटे में समीकरण, यहाँ तक रिजल्ट निकल लगा। यूज तो श्रेणी क्रम तीनों गुणा कर दोगे, यहाँ लिखूंगे समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 गुणा समीकरण 3। दिक्कत है कुछ? ऐसा लिखेंगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर, इसे लिखो। तो क्या कर रहे हो? साइन आई बटे साइन R1 गुणा साइन R1 बटे में साइन R2 गुणा साइन R2 बटे साइन आई। धड़क 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 कड़क खड़क सिंह कट के सारे तो कितना एक है नहीं है, चुप हो जाओ। 1n2 गुणा 2n3 3n1 बराबर 1। तो बढ़िया यार, यूज होगा भाई, ये कूद का यूज होगा, यूज उन्होंने कूद का यूज होगा। अगर हमने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, अब थोड़ा गौर फरमाना, अगर तुमने इस 2n3 का मान निकालना, तीन माध्यम, ध्यान रखना, एक तरफ जल, एक तरफ वायु, एक तरफ कांच, तीन माध्यम नहीं होंगे। यहाँ 1 2 3 रखा है हमने, 1 2 3। मान लो ऊपर वायु, नीचे जल है, यहाँ कांच है। ऐसे तो सवाल आ जा, पहले जल में गई फिर कांच में चली गई। समझ में आई बात? क्या वायु कौन चलेगी? हाँ, समझ में आया नहीं बात? ये भी याद रखना चाहिए। पर सुन लो, ध्यान लगाएगा, प्रकाश की किरण पहले वायु से कांच में, कांच से फिर जल में चली गई, तीन माध्यम हुए। तो यहाँ जहाँ 1 और 2 चल रहा है ना, जल वायु कांच आ जाएगा, यहाँ जल वायु कांच आ जाएगा। अगर मैं यहाँ वायु रखूँ और यहाँ जल लिखूँ और 3 की जगह लिखूँ कांच, तो सारा सूत्र नहीं बदल जाएगा। जो काम का हो सके सूत्र, लाभदायक हो सके। देखो इधर साइड में 2n3 का मान निकालो, 2n3 का 2n3 का अगर मान निकालना हो तो दोनों चीज बटे में चल जाएगी। इसके ऐसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? देखो 1n2 गुणा 3n1 बैठेगा नहीं हो। इसे वैसे लिख सको, इसे ऐसे लिख सको हम, इतने पोर्शन को, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया था ये 2n1, इसे मैं लिख सको 1/1n2 लिख सकते हैं, 1/n2। तो जहां इतनी 1/n2 लिखा हुआ उसकी जगह 2n1 नहीं सकते, इसे हटाएंगे, ऐसे तो लिख सको सर 2n3 बराबर में, इसे हटाकर ऊपर क्या लिख देंगे? 2n1 बटे में 3n1, ऐसे बेटे सूत्र बनना जा सकता। अब इसे आसान भाषा में बदलू सर, अगर मैं इसकी जगह तो मैंने ले लिया वायु, यहाँ ले लिया मैंने जल, यहाँ ले लिया कांच, ठीक। अब सर अब सूत्र बदलो, बताओ जहां एक वहां तो लिखेंगे ए, और जहां 2 हो वहां क्या लिखेंगे? W, और जहां 3 है वहां क्या लिखेंगे? 2 की जगह बताओ क्या लिखूं? W n, 3 की जगह, अच्छा 2 की जगह W का मतलब वाटर, और इसकी जगह वायु ए है यार। उसके बाद 3 की जगह G N A। ये सूत्र काम का होगा तुम्हारे, बहुत काम का होगा। फिर मुझे मत कहना ये कहाँ था आया जी, यहाँ था आया सूत्र। मैं सीधा ही लगाता सूत्र, फिर तुम लोग नहीं कहने मुझे कहाँ से लगाते तुमने। तीन माध्यम के लिए सूत्र इस तरह बन जाएंगे, इस तरह बनेंगे सारे सूत्र। तो एक काम का है, 3 गुणनफल 1 होगा। मैंने 2 वाला भी करके दिखाया था, दोनों गुणनफल भी 1 आया था। आज समझो, अगर 3 माध्यम दे रखे हो, चाहे 4 होते, चाहे 5 होते, चाहे 6 होते,
समझ की बात, तब भी आंसर कितना आता है, एक ही आता है, तब 3 गुना प्ले एक ही होता। तो यहाँ में ऐसे ऐसे सूत्र बनाऊंगा मैं, ठीक, 3 माध्यम रख सकता हूँ, वे सूत्र यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल के अंदर, फिर तुम समझ जाओगे ये हो क्या रहा है, ये सारा रोला है किसका। इसलिए मैंने डेरिवेशन सीधे कर बताया, और हो सकता है पेपर में किसी दिन आ ही जाए कि सरणीक्रम में जो माध्यम हो ना, ऐसा माध्यम हो, उनका जो गुणनफल हो, माध्यम का जो गुणनफल हो वो एक हो सबका, ऐसा पेपर में, ऐसा पेपर में सवाल आ सकता है। आगे तो सब छोड़ के भाग गए, समझ ये बात, तुम ही कर पाओगे। चलो इतना नोट करो, सारा का सारा बात समझ में आई है। चलो ओके, अब सुनो, देखो, एक हो वास्तविक गहराई, एक हो आभासी गहराई। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। मान लो अगर तुमने एक बर्तन ले लिया, कांच का गिलास ले लिया, उसके अंदर सिक्का डाल दिया तुमने, और सिक्का ना जहां डाला हुआ वो अपनी वास्तविक ऊपर उठा दिखाई देगा। तुम साइड से देखोगे ना, एक व्यक्ति कांच के, ये क्या है, वो नहीं है इसके अंदर जो तुम सोच रहे, इसके अंदर मैंने कोई सिक्का डाल देना यहाँ थी, और यहाँ डाल दे सिक्का, तो सिक्का ना अपनी वास्तविक साइड से देखोगे ऐसा करके, तो अपनी वास्तविक जो ऊपर उठा दिखाई देगा, कांच की गिलास हुआ है। ऐसा क्यों हो, समझ लो, एक तो हो सच्ची वाली, एक तो उसकी वास्तविक गहराई हो, एक हो उसकी आभासी गहराई। अब देखो तली है उसकी, क्या कहते हैं, होदी की, टॉयलेट में गएगा नहाने, कौन गएगा टॉयलेट में नहाने, अरे ये जुगाड़ देखा है तुमने इसका, तुम भी टॉयलेट में नहाने गए तो बदतमीज हो। सुन लो, जो होज होगी, होज जिसे होदी बोलते हैं, उसकी कोई बात नहीं, सुन लो, सरगाइट वाला का बढ़िया हो तो बताओ, अच्छा सरगाइट वाले ने की बात फेमस थी, पीछे खींच लो इसे घर वाले तो अगले वाली होती है जो अगले वाली बनाई है, पीछे खींच लो। इतना डरा रखा था ना, डरा रखा था, बहुत डरा रखा था। वैसे एक बच्चे खींच भी लेता इस तरह, छोटा बच्चा था, पूरा खींचेगा 12 के अंदर ही, फिर बोरिंग करके निकाला तो जिंदा निकल गया था। 2 दिन तक उसमें रहा वो, बोरिंग के अंदर ही। 2 दिन कोई रह सकता है, सांस ऑक्सीजन तो जा रही थी उसमें, पाइप नहीं है वो, जिन्हें ले क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बस, ठीक क्या ऐसे ऐसे महान कलाकारों की जरूरत है दुनिया में यार, सच में यार, क्यों यार, क्या पढ़ रहा है, छोड़, तो बजाओ, सुन लो, तो जो तली हो ना, अपनी वासी ऐसे उठी दिखा देगी, ऐसा लगेगा ना रेता पड़ा साइड में, रेता कुछ नहीं था, तली हो ऐसा ऐसे उठी हुई दिखा देगी वास्तविक। ऐसा हो, मैं बहुत रहा यार 12 में, बहुत चिता मैंने कर, ऐसा उठी दिखा देगी, वास्तविक स्थिति ऊपर उठी। मछली हो, अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठी दिखा देगी, कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो अच्छे तरीके से। एक हो वास्तविक गहराई, एक हो आभासी गहराई। बाबू इधर देखो, एक हो वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई, तथा आभासी गहराई। इसे समझो, बर्तन हमारे पास है, बर्तन वाला कॉन्सेप्ट ले लो, चलो ठीक, बर्तन वाले कॉन्सेप्ट में मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी हुई, इसमें ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी हुई, ये मनुष्य की दीदी, आंखें तेरी तेरा एक, ठीक, भैंस क्या, तो यहाँ तो देखा गाओ और ये बात मैंने तुम कई बार बताई, हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तु इनके पास से क्या चलती है, ये चली किरण, इसके पास तो वस्तु के पास तो ये वो जो मछली पकड़ने गया तालाब, समझ लो, सेटेड जैसे, ओ पल्ली नहर में गए हैं, जब नहर बंद हो जाती है ना उल्ले वाली, तो पल्ली नहर में जाते मछली पकड़ने हैं, तो ये गई प्रकाश किरण, यहाँ से गई। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये अंदर जल भरा हुआ सारा, जल भरा हुआ, प्रकाश किरण यहाँ से गई। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है,
सीधी रेखा को बताओ क्या कहते हैं, सीधी रेखा को अविलंब। इतनी बात बताओ, को दिक्कत है कहाँ था? टकराई प्रकाश किरण तो तुरंत एक अविलंब बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? अविलंब बनाना पड़ेगा। ये बात सही है गलत? समझ में आ रही है? तो क्या चाहिए? सीधी रेखा ऐसे विलंब बना दिया हमने, ठीक। और प्रकाश की किरण ना ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा बाहर होकर जा गया तो जो विलंब बनाना है हमने, तो यहाँ जो कोण बना गया वो आपतन कोण नहीं कहलागा, आपतन कोण कहलागा, नहीं कहलागा, ठीक। लेकिन जो वस्तु या इस वस्तु का जो प्रतिबिंब, ये तो वस्तु वास्तव में यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये वस्तु नहीं सर, और ये जो कोण बनना चाहिए था, लेकिन ये कोण यहाँ नहीं बनने का, ये पता क्या होगा, ये वस्तु यहाँ तो यहाँ दिखाई देगी। वास्तव में देखो इसकी गहराई इतनी, वास्तव में जो इसकी गहराई है, ये बड़े वाला मान लिया हमने, यह वास्तविक गहराई है इसकी, वास्तविक गहराई है इसकी। एक आभासी गहराई जो आभास हो रहा, मछली यहाँ नहीं है, मछली ऊपर है थोड़ा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है, आई इमेज, इसकी इमेज यहाँ बननी, आया समझ में। और जो प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक जो परीक्षण कर रहा है, परीक्षक जिसे बोलते हैं, जो बाहर खड़ा हो मछली पकड़ रहा है, आया समझ में, जिसके हाथ में सरिया मारने का तरीका, क्या मछुआरा ही बनेगा तुम। तो जो अपनी आंख से देख रहा ना, अपनी आंख से देख रहा, उसे आना जो मछली होगी यहाँ नहीं दिखाई देने की, यहाँ दिखा देगी, और जब यहाँ दिखा देगी यहाँ का एंगल बनना होगा इसको, इसके पास तो फिर किरण चलेगी। आभासी प्रतिबिंब अगर डॉटेड करके बनाना है पूरा का पूरा, नोट्स में दे रखा सब जगह, कोई सी किताब में जाकर पढ़ लेना। तो ये बताओ मुझे, ये इसकी जो गहराई होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई होगी या होगी इसकी कौन सी? आभासी गहराई। लेकिन क्या तुम बताओ वास्तव में जो मछली है वह यहाँ है या नीचे भी? तो या कौन सी गहराई है इसकी, या इसकी वास्तविक गहराई? अरे कौन सी गहराई? आभासी गहराई। आया समझ? अगर बताओ अगर निशाना यहाँ लगागा मछली मरेगी, थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा नहीं निशाना, आया समझ? तो निशाना नीचे लगाना पड़ेगा फिर मछली मरेगी। उसे भी बात पता रहा है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पता है बात, आया समझ? उसे क्या उसे मछली मारने का मतलब, लेकिन उसे पहले ही पता है वो चीज, उसके पूर्वज ने बताया मछली वहां नहीं मरनी, थोड़ा नीचे लगानी निशाना तो मरेगी मछली, उसके पूर्वज ने बताया बात ये सब। तो ये हमारे पूर्वज थे ना जो मछली मारने वाले, ये पहले से साइंस का प्रयोग करते आ रहे, जो नेचर में हो रहा है ना मुझसे स्टडी कर, उससे स्टडी कर, समझ बात यार। उन्हें राइट ब्रदर्स ने क्या सोचा, चिड़िया उड़ रही तो चिड़िया में वजन होगा और लोहे में वजन हो, जब इतनी सी चिड़िया उड़ सके तो इतना बड़ा लोहे में क्यों नहीं उड़ा सकता, दिमाग उसका काम करेगा। और आज देखो 300-300 लोगों को लेकर जा, 500-500 लोगों को एरोप्लेन बैठा के उड़ जा, 700-800 किलोमीटर की यात्रा तय कर, सोचा ना उन्होंने पहले, समझ ये बात यार। जैसा राइट ब्रदर्स पहले भी तो लोग थे, 18वीं शताब्दी के दौरान सोचा, 19वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं शताब्दी से पहले लोग रह रहे थे, आया समझ में। इतने सारे राजा महाराजे हुए, अकबर सब हुए हैं, इन्होंने सोचेगा, क्यों सोचा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने दिमाग में, इनके दिमाग चल तो सब चीजें रही थी पहले, उनके दिमाग में क्यों नहीं बातें, उनके दिमाग में जान पूछ कर नहीं बातें, समझ नहीं बात है। इन्वायरमेंट नहीं आता तो समय के साथ चीजें बदलती है। हर अगली जनरेशन है, पुरानी वाली जनरेशन तो खतरनाक हो, तुम मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, रियलिटी बात है। और जो अगले वाली जनरेशन पैदा हो रही है ना, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड होगी। हर अगली जनरेशन पहले पिछले वाली से ज्यादा खतरनाक हो, ये जेनेटिक बात है, जेनेटिक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझे? तो ये बताओ या कौन सी गहराई है? वास्तविक। या कौन सी? अगर इस माध्यम का मुझे पर्तनांक निकालना हो ना, तो यहाँ सूत्र लिखने जा रहा हूँ, मुझे वही काम का है, समझो कुछ काम करनी है। n बराबर सूत्र हो, n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे वास्तविक गहराई कहां से प्रदर्शित करो? h से बड़े वाले बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र हमारे काम का यूज हो जाएगा, समझे? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या हो, और मैं उदाहरण तुम्हें एक एक करके सारे पढ़ने और समझाऊंगा भी मैं साथ साथ में, और बुक उठाया और घर जाकर सारे पढ़ने आज ही, और नोट भी करने। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, तुम मेरे पास मौजूद है कि जो सीधी छड़ पेंसिल वाले टप में गिरती, बुक हो, कोई सी बुक उठा लेना, समझाऊंगा मैं। देखो इस तरह, समझे नहीं भी नहीं? पेंसिल तुम जो मनुष्य बाहर से देख रहा हो तिरछी दिखा देगी, पेंसिल कैसी दिखा देगी? अगर सीधी भी कड़ी करो तिरछी दिखा देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है ना, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। पेंसिल के पास तो किरण नहीं चलेगी, तो किरण चलेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी वहां, इसलिए पेंसिल तिरछी दिखाई देगी। समझेंगे? ये सब पढ़ना है, एक भी चीजें छोड़ नहीं। समझ में आया बात है? पहले यहाँ तक का नोट करो, इतना नोट करो पहले। तो इस सूत्र के ऊपर क्वेश्चन लिखो, ये वाला सूत्र जो पढ़ाया ना, इस सूत्र के ऊपर क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक स्विमिंग पूल, वो भी देखकर दिखाई देगा।
एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा दिखाई देता है। एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा दिखाई देता है। 2 मीटर गहरा दिखाई देता है। एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा दिखाई देता है। लिख लिया? ठीक है ना? कितने मीटर गहरा? 2 मीटर का। इसकी वास्तविक गहराई बताइए। इसकी वास्तविक गहराई बताइए। वास्तविक गहराई बताइए। इसकी ऐसे तैसे कर दो और क्या करोगे? इसकी वास्तविक गहराई बताइए। लिख दिया? जबकि जबकि नहीं जबकि जबकि जल का पर्तनांक 4/3 है। जबकि जल का पर्तनांक 4/3 है। 4/3 है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। समझ गए आप? 4/3 है। सवाल में कहा है n का मान कितना दिया भाई? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब बताओ सवाल में क्या क्या दे रखा है? n का मान 4/3 और आभासी गहराई कितनी दे रखी? आभासी गहराई कितनी दे रखी? 2 मीटर। वास्तव में क्या पता कितना गहरा हो, बस इतना बताया आभासी गहराई है, हमें इतना लग रहा 2 मीटर गहरा होगा। इसका पर्तनांक कितना? 4/3 रख दो यहाँ। 4/3 रख दिया मैंने यहाँ सूत्र में। वास्तविक गहराई निकालनी, बड़ा वाला निकालना। आभासी गहराई कितनी? 2 गुणा कर दो इसकी। 2 चौक 8, 8 बटे कितना बैठेगा? 3 बराबर में कितना? h। तो बैठेगा h बराबर 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बच जाएंगे? 2, 3 6 18, 2.6 मीटर के आसपास। ऐसे देखो, आभासी गहराई वास्तविक गहराई तो ज्यादा ही होगी और आभासी गहराई कम नहीं होगी। आभासी गहराई कितनी थी? 2 मीटर थी ना। आभासी गहराई 2 मीटर थी। समझ में आया बात? 4/3 तो आभासी गहराई 2 मीटर, 2 वास्तविक गहराई ज्यादा ही आई। जो स्विमिंग पूल था ना वास्तव में 2.6 मीटर गहरा वास्तव में, लेकिन थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 मीटर का दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो इस सूत्र को प्रयोग हो सकता है, एक न्यूमेरिकल कर दिया, हो सकता है पेपर में कभी कभार आ जाए सवाल। समझ में आया बात? लिख लेना यहाँ तक। इसमें उत्तर नोट कर लो, इसका उत्तर नोट कर लो। अब हेडिंग बनाओ प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। हेडिंग बनाओ प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। बुक है सबके पास फिजिक्स की? नहीं है तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। डाटा सारा पढ़ करना, कुछ थोड़ा सा पढ़ना, स्टडी करना। बुक हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा पढ़ना जरूर, एक बार पढ़ते समझ में आ जाएगा। ठीक, बताऊंगा क्या पढ़ना। पहले हेडिंग बनाओ प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। पेपर में पक्का सवाल आ गया, तो जीवन में बहुत काम आएंगे। याद रहेगी बात है? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के पोते नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। पोते दिख रहे तुम्हें? समझ में आया? तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। अब देखो नंबर फर्स्ट, बताओ प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहां दिखाई दी तुम्हें? कैसे मानो प्रकाश का अपवर्तन होगा? उदाहरण बताओ कोई। बहुत इतने उदाहरण दे दिए यार मैंने। नंबर फर्स्ट, कोई छड़ है ना, अगर पानी में डूब हो जाओ, कोई छड़ है ना जो पानी, वही बात है, लेकिन लिखने का सलीका भी तो होना चाहिए। पता सबको बताओ, होद्दी उठी दिखाई दे रही, लिखा है होद्दी उठी दिखाई दे रही, लिखा है। लिखने का सलीका भी तो होना चाहिए कुछ। ऐसा समझ, सेट्टी मछली मारने गया तो निकलना बैठ गया, सेट्टी मछली मारने गया, सरिया इसके हाथ में छूट गया नीचे ही, ऐसा समझ, सरिया इसके मुंह में घुस गया वो, ये थोड़ा लिखा था वहां। तो चुप हो जाओ, लिखने देखो, लिखने का कैसे लिखा होगा सुन लो। नंबर फर्स्ट उदाहरण लिखवा जा रहा हूँ। एक टप, उसके अंदर छड़ डाली हुई है ना, वो छड़ तिरछी दिखाई देगी है, समझ में? वो पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट अक्सर 9-10 में करते थे। समझ में आया बात? कोई छड़ है ना, वास्तव में सीधी नहीं होती, वास्तव में सीधी हो लेकिन तिरछी दिखाई पड़ती है, ये इसका ही उदाहरण है। समझ में आया बात? मैं इसे लिखवा रहा हूँ और तुम्हें क्या करना, पता क्या करना? तुम्हें अपनी किताब उठानी और ये जो दे रखे ना, इसके नीचे का सारा डाटा पढ़, एक लाइन टू लाइन कहना क्या चाह रहा, पढ़ते समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझा दिया चीज अपनी वास्तविक स्थिति तो ऊपर उठी दिखाई दे। पढ़ना जरूरी हो, चेक करो कहाँ पढ़ गया, लिखना नहीं, लिखना इतना जितना मैं लिखवा रहा हूँ लिखो। नंबर पहला उदाहरण, सीधी छड़, चित्र जरूर बनाना, चित्र बनाने में किताब मत जाएगा, ठीक है? एक सीधी छड़ जल में डुबाने पर, एक सीधी छड़ जल में डुबाने पर, एक सीधी छड़ जल में डुबाने पर मुड़ी ही प्रतीत होती है। जल में डुबाने पर मुड़ी ही प्रतीत होती है। लिख दिया ना? चित्र बना लोगे? बनाने पड़ेगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसके लिए, ठीक? कोई किताबों उसमें लिखे हो, सब किताबों में मिलेंगे यार ये, ठीक है? और पेपर पर ना भी चित्र बनाओ ना तो चल जाएगा, इतना ही लिखोगे तब भी चल जाएगा पेपर में। तो
समझ में आया बात? या उसके बाद बर्तन देखा तुमने, बर्तन में अगर मैं सिक्का रख दिया अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठा नहीं दिखा देता। तो दूसरा उदाहरण लिखो बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था पहले, जल भर दो फिर तुरंत दिखाना शुरू हो जाएगा। बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। लिख दिया? क्या लिखा? बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। तीसरा लिखो क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। छत पर चढ़ जाओ ना, सूर्य नीचे चलेगा फिर भी दिखाई दे थोड़ा थोड़ा। क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। कैसे हो पता देख लो। ये मनुष्य यहां सूर्य सन, ये मनुष्य दिखते तेरे मस्त ठीक है, मनुष्य दिखते हैं। अब यहां देखो वास्तव में जो सूर्य है ना, ये ऑब्जेक्ट हो, तो सूर्य को ऑब्जेक्ट मान लो। इसके पास से किरणें चलती है, यहाँ टकराती है, नीचे चला गया। लेकिन ये सूर्य ना हमें यहाँ दिखाई देने का, यहाँ दिखाई देगा उठा हुआ क्षितिज। क्यों? इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है, तो फिर मनुष्य की वस्तु यहाँ साफ दिखाई देगी। ये सूर्य फिर भी साफ दिखाई देगा। क्षितिज नीचे चला जा, सूर्य जब पश्चिम में चला जा, छिपता नहीं स्टार्ट हो जाता शाम के टाइम, फिर भी तुम्हें दिखाई देगा। अपने घर तक चाहे पड़ोसी घर तक देख, वहां पर दिखेगा, या तो देख तभी दिखेगा, दिखाई तो देगा ही। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसका प्रतिबिंब ऊपर बनना है। वास्तव में नीचे हो, वास्तव में नीचे, लेकिन उसका प्रतिबिंब ऊपर बनना है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बनना है? क्योंकि बीच में वायुमंडल जो पड़ा ना 300 किलोमीटर गहराई का, 300 पृथ्वी तो ऊपर जाओगे ना 300 किलोमीटर तक वायुमंडल दिखा देगा तुम्हें। कितने किलोमीटर तक? 300 किलोमीटर तक। जैसे यहाँ से दिल्ली आना जाना, इतने ऊपर तक पृथ्वी जाओगे ना, दिल्ली आना जाना इतना ऊपर पृथ्वी जाओगे, 300 किलोमीटर तक वायुमंडल दिखाई देगा। उसमें बहुत सारी परतें दिखाई देगी। प्रकाश किरणों से यहाँ हो गुजरेगा, तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की किरण जब एक मार्ग से दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओ, ऐसे समझ लो 300 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे माध्यम हो गए, तो अपने मार्ग तो विचलित नहीं जाती। जब विचलित हो जाए तो जो हो ना, सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देगा। क्षितिज यहाँ से बैठ रहा है, क्षितिज तो ऊपर दिखाई दे। यही बात लिखवाई मैंने तुम्हें भी, समझ में आई बात? या ठीक, अब पढ़ना जरूर इसके बारे में कर जाएगा। क्या लिखा पहले नहीं बताओ? क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य। लिख लिया यहां तक? अगला पॉइंट लिखो, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अगला उदाहरण लिखो, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। पता लगा रात को टिमटिमाते हैं। और ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ, 12वीं में पूछा हुआ, 10वीं में तो पूछा जाता है क्यों टिमटिमाते हैं। 10वीं का तो फेवरेट सवाल है, मॉडल में ठहर के रटते और क्या रटते। सुन लो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझ लो। तारे हमसे बहुत दूर है। पेपर में आएगा ना लिखने को ज्यादा लिखो। 2 नंबर में आया, 1 नंबर में आया तो ऐसे लिखो कि वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण, खेल खत्म, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही टिमटिमा रहे हैं। ठीक, और पेपर में आया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और आपको उसका डिस्क्रिप्शन व्याख्या करनी इसकी, तो व्याख्या करनी तो जब तो कह रहा हूँ मैं सारा पढ़ना कर जाएगा, व्याख्या करने को आ जा। अभी जब पेपर में आएगा सवाल इस तरह आएगा कि बताओ कि जो सूर्य है ना अपने क्षितिज तो ऊपर दिखाई दे, तो व्याख्या पढ़कर जाओगे, एक बार लिख दोगे क्यों दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब ऊपर दिखाई दे, वास्तविक स्थिति उसका प्रतिबिंब ऊपर बनता दिखाई दे। समझ में आई बात? या वास्तविक स्थिति यह है उसकी, प्रतिबिंब यहाँ से, इसलिए कह रहा है चित्र बना लियो अपने नोट्स में। व्याख्या करने की होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखो मैं तारों वाली व्याख्या समझा रहा हूँ किस तरह, तारों के बारे में क्या है। अगर पेपर में तारे क्यों टिमटिमाते हैं आया 1 नंबर में, तो लिखोगे वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, अगर आया पेपर में इस तरह कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए। अब समझाइए, अब मामला अब जाएगा मामला पेज फंस जाएगा। ये हमने अर्थ बनाई, यहाँ एक ये अर्थ बनाई, चित्र देखो कैसे बनाना, अर्थ अपने दिमाग से जनरेट हो, चित्र अर्थ बनाइए, बनाए दिखा दो ना भाई क्या कर रहे हो। यो अर्थ, ठीक, अर्थ, अरे तुम समझ आई बात है। और यहाँ खाट, और यहाँ तुम लेटे हुए, आए समझ में? यहाँ खाट, यहाँ तुम्हारे हाथ में फोन, समझ आई बात है। अब बात चल रही,
तारे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तुमको दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। पीछे बाप भी खड़ा हुआ है। तारे दिख रहे हैं? जूता काट के बजा रखा, तारे दिख रहे हैं बेटे? हाँ तारे दिख रहे हैं। तुम्हारे यहाँ चांद दिखाई दे रहा है? उसने कह दिया नहीं मेरे यहाँ नहीं दिख रहा है। अपने यहाँ दिख रहा था तो मेरे यहाँ भी नहीं दिख रहा है। चुप, इंजॉयमेंट करो बस, हंसना नहीं। तो खाट बिछा के बैठे फोन में बात कर रहे हैं, तो वहाँ तारे तारे नहीं सारे घरे, बस दुनिया की सारी गैलेक्सी मेरे पास है। जब फोन बात चला ना, ऐसा लगा दुनिया में कुछ है नहीं। देख मैं ये देखना चाहता किस किस का पेज भारी। सुन लो लक्ष्मी, सुधर ध्यान देख। चलो तो ये तारे दिखा देंगे। और तारे की खास बात हो, हमारी गैलेक्सी सबसे नजदीक का तारा ये स्टार। स्टार कैसी तैसी कर दी स्टार। यहाँ तो लेके ना ये खाट पे पड़ा हुआ नहीं हो, आए इसके डकोले से हैं इनसे तो देख रहा हो, ऐसे मैं पड़ा हुआ एक हाथ में फोन ऊपर देख रहा है। निकल कर आएगी तू महबूबा, पीछे पापा खड़े हैं मेरे। आया समझ में? और हाथ में इनकी लठ। फीलिंग आई क्या? बजने वाली फीलिंग आई ना, अपने बाप की याद आ गई ना। यहाँ महबूबा ये फोन में महबूबा खेल ले, इधर लग रहा है छत पर बैठ के पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये महबूबा का खेल रहा। सुन लो, तारों से जो होने वाला प्रकाश है ना, इनके बीच की दूरी पता कितनी? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का वायुमंडल है। यहाँ 300 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाएगा। और वायुमंडल में बहुत सारी परतें, 1 परत 2 परत 3 परत 7-8 परतें हो, इतनी सारी परतों तो गुजरा प्रकाश। और अलग अलग परत का अलग अलग माध्यम हो, अलग अलग परत का अलग अलग माध्यम हो। इसका माध्यम, ये माध्यम अलग है, इसका घनत्व अलग हो, इसका अपर्तनांक अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सबका अलग अलग अपर्तनांक होगा। ऐसा जिसका अपर्तनांक कम होगा उसको प्रकाश तेज चलता होगा, और जिसका ज्यादा होगा उसको प्रकाश हौले हौले चलता होगा। ऐसे समझ में तो दिक्कत आता है। सुनो ध्यान से, अभी तारे से आने वाला प्रकाश, तारे बहुत दूर है हमसे। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही, 14.58 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। ये तो भाई नजदीक है, ठीक ठाक तरीके से ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इतने तारे हमारी गैलेक्सी में, आकाश गंगा में, ब्रह्मांड इतना बड़ा, पता कितना बड़ा कि जो पृथ्वी इतनी छोटी, पता क्या छोटी? पृथ्वी सूर्य का हिस्सा, तुमने सुना होगा नाम। पृथ्वी जैसे 10,000 ग्रह समा जाएंगे सूर्य के भीतर, इतना बड़ा सूर्य। अब सोचो, अरे तुम्हारे सबसे नजदीक का तारा, अरे तो एक सिस्टमेटिकल कितना अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ, इसे कोई चलाने वाला हो। सारे के सारे जो ग्रह है ना, सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। आज समझ, ये चक्कर जो लगा रहे हैं इनके बीच में बंधा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल का है। चुपचाप, जब मैं समझा रहा हूँ ना तब नहीं बोलना बीच में। तो उसके बाद सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तो सुंदर रहना अच्छे तरीके से। तो जो पृथ्वी ना, हमारी पृथ्वी, इसकी 300 किलोमीटर के ऊपर तक वायुमंडल पाया जाएगा बस। और इसकी जब सूर्य हुआ, सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, एनर्जी सारी सूर्य की वजह से। यहाँ जितनी ऊर्जा मौजूद है, सबका स्रोत सूर्य। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, बचपन में पढ़ा जाए कक्षा 10 में, सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। अब ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब जो सूर्य तारों से आने वाला प्रकाश है, जो तारे से आने वाला प्रकाश है ना, सूर्य भी, तारे दिन में भी चमकते हैं, तारे दिन में भी चमकते हैं। क्यों नहीं चमक पाते? हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बीच में आ जा। जब सूर्य का बीच प्रकाश हटा दो ना बीच में, तो तारे अब भी है। समझ ये बात है? और वे हमारे से दूर होने के कारण उनका जो प्रकाश है हमसे नहीं पहुंच पाता। दूर इतनी दूर है, इतनी ज्यादा दूर है कि उनका आने वाला प्रकाश को ना कई सारी परतों से गुजरना पड़ता। 300 किलोमीटर के अंदर वायुमंडल में बहुत सारी परतों से गुजरना पड़ता। जो मनुष्य यहाँ खाटे पड़ा चिल्ला रहा, देख रहा होगा, 300 किलोमीटर के वातावरण दूरी तय करनी पड़ रही, दूरी तय करनी पड़ रही। ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में पाई जा बहुत सारी परतें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे तीसरे में, और तीसरे चौथे में, चौथे से पांचवें में, जब प्रकाश की किरण जारी होगी तो अपने मार्ग से विचलित होती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसलिए वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं टिमटिमाते दिखाई देते हैं ऐसा। लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं, तारे जो है ना, सूर्य का आकार एक तारे के सामने कुछ भी नहीं है। एक तारा ऐसे 10,000 करोड़ सूर्य समझ जाएंगे, इतने बड़े बड़े तारे हैं। ऐसे 10,000 करोड़ सूर्य समझ जाएंगे तारे के भीतर। और ये जो तारे ऐसे हमारी गैलेक्सी के अंदर 500 खरब तारे, 500 खरब तारे, यो इसे बोलते हैं हमारी मिल्की वे, आकाशगंगा। इसे कर दो एक पिटारे में बंद, धुन सुना, इसे कर दो एक पिटारे में बंद। ऐसी 1,000 करोड़ गैलेक्सियां,
इतना बड़ा यूनिवर्स। ये बात मैंने नहीं बताई, स्टीफन हॉकिंग ने बताई थी, अभी मरा कुछ दिन पहले। सच में स्टीफन हॉकिंग, बिग बैंग थ्योरी दी थी उसने। और ये सब कहाँ लोग बताते हैं, सूर्य कहाँ से निकला, पता लगा पूरी दुनिया कितनी बड़ी। दुनिया से ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं, ये यूनिवर्स इतना बड़ा, इतने बड़े यूनिवर्स, मतलब हम एक आकाशगंगा में रह रहे हैं, उसका नाम मिल्की वे। ऐसी ऐसी 1000 करोड़ गैलेक्सियां, और उसके बाद की जानकारी किसी को है नहीं, हो सकता है उसके बाद भी कुछ हो। ऐसे समझ में, हो तो मनुष्य ने ऐसी मशीन बनाई हो जिसके बारे में इतना ही पता लगा हो। ऐसे समझ में, उससे भी